सबसे पहले यदि हम बात करें कि जो कंप्यूटर इसको हम यूज कर रहे होते हैं, तो क्या कंप्यूटर को हमारी जो भाषा है, ह्यूमन लैंग्वेज जो है, जो नेचुरल लैंग्वेज है, इंग्लिश है, हिंदी है, क्या उसको समझ में आती है? तो आपको जवाब होगा नहीं आती हैं। और तो फिर हम उससे कम्युनिकेशन कैसे करते हैं, या फिर कंप्यूटर को कौन सी भाषा समझ में आती है? तो कंप्यूटर को मशीन लैंग्वेज समझ में आती है, केवल और केवल। तो सवाल है, उसे मशीन लैंग्वेज आती है, हमें अपनी लैंग्वेज आती है, तो फिर कम्युनिकेशन कैसे करते हैं? तो जवाब है, ट्रांसलेट होती है हमारी ह्यूमन लैंग्वेज जो मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट हो जाती हैं, और कंप्यूटर हमारी बात समझ जाता है और हमें हमारी भाषा में जवाब दे देता है। तो अगला सवाल ये है कि जो हमारी लैंग्वेज है, इंग्लिश लैंग्वेज है, नेचुरल लैंग्वेज है, क्या वो कम्प्लीटली और हमारी मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट हो सकती हैं कि नहीं हो सकती हैं? क्योंकि हमारी जो नेचुरल लैंग्वेज होती हैं, उनमें जो वर्ड होते हैं उनके अलग अलग मीनिंग होते हैं। कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग उस बात का, उस लाइन का, उस वर्ड का मीनिंग चेंज हो जाता है। ठीक है, एक बहुत छोटा सा एग्जांपल दें। जैसे एक वर्ड होता है राइट। राइट मतलब क्या होता है? लेफ्ट राइट साइड भी होती है और अधिकार भी होता है। ठीक है, ये तो वर्ड का एग्जांपल दिया। कई बार लाइन बोलने में, कई बार बात कहने में, कि मैंने कोई बात किसी कॉन्टेक्स्ट में कही, तुमने किसी और कॉन्टेक्स्ट समझी। मोस्टली जो मिसअंडरस्टैंडिंग होती है तो इस तरीके की होती हैं। तो कंप्यूटर कहाँ समझ लेगा? जब हम ह्यूमंस, ठीक है, एक दूसरे का जो कल्चरल एक्सपीरियंसेस होते हैं वो सेम होते हैं, स्टिल कॉन्टेक्स्ट नहीं समझ पा रहे होते हैं। ठीक है, तो कंप्यूटर कहाँ समझेगा? क्योंकि कंप्यूटर तो वर्ड पकड़ता है, उसका एग्जैक्ट एक मीनिंग बताओ उसका क्या है। क्योंकि उसके पास लॉजिकल ब्रेन है, कोई इमोशनल या फिर उसके पास कोई डेटा कल्चर का, ठीक है, आसपास के माहौल का तो होता नहीं है। उसको उसके पास सीधा हर वर्ड का क्या मतलब है बता दो, वो समझ जाता है। तो हमारी जो ह्यूमन लैंग्वेजेस होती हैं और जो मशीन लैंग्वेज होती हैं, उसमें डायरेक्ट क्या कन्वर्जन इसमें हो सकता है, ट्रांसलेशन कन्वर्जन? तो ऑफकोर्स नहीं। हमारी भाषा ना तो पूरी तरीके से 100% साइंटिफिक है, ठीक है, और दूसरा कॉन्टेक्स्ट अकॉर्डिंग उसका वर्ड का मतलब मीनिंग चेंज हो जाता है। तो हमारी भाषा डायरेक्ट मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट नहीं हो सकती है। ठीक है, तो फिर क्या होता है? तब हम यहाँ पर कुछ लैंग्वेज बनाएंगे जिनको बोलते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, तो हमारी भाषा में जो बात होती है उसको पहले हम कन्वर्ट करते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। ठीक है, और फिर जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं उनमें हर एक वर्ड का क्लियर मतलब होता है। ठीक है, और वो पॉसिबल है, उनको मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया जा सकता है। ठीक है, उसके लिए कंपाइलर, इंटरप्रेटर वगैरह ये काम करते हैं, जो हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देते हैं। कंप्यूटर को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी नहीं आती है, और कहाँ से आएगी? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो तुमने जावा से पढ़ी है उसमें भी तो इंग्लिश वर्ड होते हैं, डॉक्यूमेंट, डॉट राइट, प्रॉम्प्ट, अलर्ट, है तो इंग्लिश वर्ड ही। ठीक है, पाइथन में और आसान वर्ड होंगे। पाइथन थोड़ी सी आसान होती है जावास्क्रिप्ट की कंपैरिजन में। ठीक है, बाकी लॉजिक वैसे बनेंगे जैसे जावास्क्रिप्ट बनते थे, वैसे यहाँ पर भी बनेंगे। बट जो ग्रामर और जो लिखना होता है और जो वर्ड होते हैं, जो टर्मिनोलॉजी होती है, वो लिटिल बिट या काफ़ी हद तक आसान होती है बाकी किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से। ठीक है, तो हमारी जो ह्यूमन लैंग्वेज है वो डायरेक्ट मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट नहीं होती हैं। तो फिर तरीका ये है कि ह्यूमन लैंग्वेज पहले प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कन्वर्ट होती हैं, अब वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट होती है, तब जाकर के हम कंप्यूटर से कम्युनिकेट कर पाते हैं। ठीक है, कंप्यूटर से जो कम्युनिकेशन की बात रही या बातचीत करने की बात रही, COMMUNICATION, तो कंप्यूटर से दो लोग कम्युनिकेट करते हैं, दो टाइप के लोग। एक होता है कंप्यूटर को से कम्युनिकेशन करने वाले कोडर, और एक होता है कंप्यूटर से कम्युनिकेशन करने वाले यूजर। अभी तक तुम यूजर थे, कोई सॉफ्टवेयर तुमको यूज करना है, कोई काम करना है, या सपोज कोई तुम्हारा किसी भी टॉपिक संबंधित कोई जानकारी चाहिए हो, तो सीधा तुम गूगल करते थे, और गूगल उन तमाम सारे थाउजेंड्स ऑफ, मिलियंस ऑफ, बिलियंस ऑफ वेब पेजेस, वेबसाइट में से वो वेब पेज तुम्हें प्रोवाइड कर देता था, जिन पर उन जानकारी होती थी, तुम्हारे सवालों के जवाब होते थे, या तुम जो भी रिसर्च कर रहे हो उससे संबंधित जानकारी होती थी। फिर आता है यदि तुम कहीं बाहर हो और तुम्हें रूट पता नहीं है कहाँ से क्या जाए, तो गूगल मैप को ओपन करते हो और वो बेस्ट पॉसिबल रूट दे देता है जो सबसे शॉर्टेस्ट होता है। ठीक है, और जहाँ पर ट्रैफिक वगैरह कम होता है, या तुम्हें कोई कन्वर्सेशन करनी हो या कोई सवाल का जानकारी चाहिए हो, तुम सीधा अलग अलग सॉफ्टवेयर पर आते हो, उनका यूज़ करते हो और वो तुम्हारा काम कर देता है। यूज़र इस बात से ध्यान नहीं रखता है कि वो कंप्यूटर कैसे हमारी बात सुन पा रहा है कि नहीं सुन पा रहा है। ठीक है, वो कैसे वर्क कर रहा है, उसके पीछे टेक्नोलॉजी क्या है। ठीक है, ये सारा यूज़र ध्यान नहीं देता है। यूजर सिर्फ सॉफ्टवेयर को यूज करता है और अपना काम करता है। फिर बात आती है कोडर की। कोडर का काम क्या होता है? कोडर का काम क्या होता है, उससे पहले एक सवाल कि जो कंप्यूटर है जो बहुत सारे काम हमारे कर रहा होता है, जिसके लिए प्रॉपर इंटेलिजेंस चाहिए होती है, कि भाई थाउजेंड्स ऑफ, मिलियंस ऑफ पेजेस में से तुम्हें वही पेज ला के देता है जिसमें तुम्हारे काम का डेटा होता है। तो उसके लिए कोई पढ़ा लिखा इंसान चाहिए, ऐसा होता नहीं कि अनएजुकेटेड पर्सन ये सब काम करके दे देगा। ठीक है, दूसरा जो गूगल मैप है, जिसने ड्राइवर्स के पास इंटेलिजेंस होती है कौन सा रूट बढ़िया है, ठीक है, और वही गूगल मैप कर रहा है। फिर जैसे बात करें यदि बहुत रियल लाइफ में जाए तो एटीएम सॉफ्टवेयर होता है। एटीएम सॉफ्टवेयर क्या करता है? सारा बैंक का काम करता है कि पैसे निकालते हो, उसका हिसाब किताब, पैसे उसमें क्रेडिट कर रहे हैं, डेबिट कर रहे हैं, ठीक है, करंट बैलेंस कितना है, ठीक है, कितने हमने ट्रांजेक्शन किए हैं, सारी डिटेल वहाँ पर देखी जा सकती है। बैंक इंक्वायरी, वो सारे अपने जो भी बैंक की डिटेल होती है वो सारी ली जा सकती है वहाँ से।
तो वो सारा काम सॉफ्टवेयर कर रहा होता है, जिसके लिए प्रॉपर पढ़ा लिखा इंसान काम करता है। ठीक है, बैंक में जॉब कर लगती है, काफ़ी तुम प्रिपरेशन करते हो, एग्जाम क्रैक करते हो, फिर बैंक में बैठते जा करके हो, और वो सारा काम जो ह्यूमन अपने इंटेलिजेंस से कर रहा होता है वो एक सॉफ्टवेयर कर देता है। तो वो सॉफ्टवेयर जो कर देता है जिसके लिए इंटेलिजेंस चाहिए होती है, तो सवाल ये है कि क्या कंप्यूटर के पास अपनी खुद की सेल्फ इंटेलिजेंस होती है? तो जवाब है नो। कंप्यूटर को बेसिक 2+2 4 करना नहीं आता है तो फिर कहाँ से इंटेलिजेंस आती है? कंप्यूटर को ट्रेन किया जाता है, कंप्यूटर को भी टीच किया जाता है, पढ़ाया जाता है, और ये जो ट्रेनिंग या टीचिंग करने काम होता है ये कोडर करते हैं। ठीक है, और कैसे करते हैं? कंप्यूटर में बनाते हैं सॉफ्टवेयर। ठीक है, और ये सॉफ्टवेयर ही तो इंटेलिजेंस होते हैं। रिमूव द गूगल मैप, हाउ कैन यू फाइंड द बेस्ट रूट? रिमूव द गूगल, हाउ कैन यू फाइंड द एनी आंसर ऑफ एनी क्वेश्चन? ये जितने सॉफ्टवेयर्स हैं यही तो कंप्यूटर के इंटेलिजेंस होती हैं। अब ये जो सॉफ्टवेयर बनाए जाते हैं उसके लिए इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज किया जाता है, जिनमें से एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम लोग पढ़ेंगे। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या क्या होती हैं? जैसे सी होती है, C++ होती है, ठीक है, पाइथन होती है और जावा होती है। ठीक है, और जावास्क्रिप्ट भी होती है। जावास्क्रिप्ट एक अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज होती है। तो ये जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ये एक्चुअली इसके थ्रू हम सॉफ्टवेयर बनाएंगे, और ये सॉफ्टवेयर बनाएंगे ये अकेले प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू हम कंप्यूटर को ट्रेन करेंगे। देखो मशीन लैंग्वेज में ट्रेन करना हमारे लिए बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि 0 1 जो लैंग्वेज होती है वो हम लोगों को समझ में नहीं आती है। ठीक है, समझे जा सकती है ऑफकोर्स, बट इट इज़ वेरी टफ। अपनी भाषा में समझाएंगे तो समझ नहीं आएगा। तो फिर ये मीडिएटर काम करती है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। हम अपनी बात को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बताएंगे, और फिर ऐसे ट्रांसलेटर अवेलेबल हैं मार्केट में जो हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो लिखी हुई बात है उसको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देते हैं और कंप्यूटर को समझाया जाता है कि कंप्यूटर कोई काम क्या करेगा और कैसे करेगा। ठीक है, तो जो हम लोग आज पाइथन पढ़ने जा रहे हैं वो पाइथन क्या है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। बट वो उसका स्टार्ट कहाँ से होता है? स्टार्ट वहीं से होता है थॉट प्रोसेस, कि कंप्यूटर को सिखाना है, उसको ट्रेन करना है, क्योंकि उसे कुछ नहीं आता है। तो हम कैसे ट्रेन करें? अपनी भाषा में नहीं कर सकते, उसको नहीं आती है, उसकी भाषा में हम नहीं कर सकते क्योंकि हमें उसकी भाषा नहीं आती है। तो फिर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ट्रेन करेंगे और सिखाएंगे उसको कंप्यूटर को कि बेसिक 2+2 करना सिखाएंगे। ठीक है, और फिर और बहुत सारे ऑपरेशन करेंगे ये जो भी हम कुछ प्रोग्रामिंग कर रहे होते हैं ऑब्वियसली हम यहाँ पर सॉफ्टवेयर बना रहे होते हैं, और सॉफ्टवेयर के थ्रू कंप्यूटर को इंटेलिजेंट बना रहे होते हैं। ठीक है, तो पूरा एक समझ में आया? ठीक है, अच्छा यूज़र को नहीं मतलब कि गूगल मैप या कैलकुलेशन कैसे क्या हो रही होती है, क्योंकि यूज़र अपना काम करता है हो जाता है, बट जो भी काम ये करवा रहा होता है यूज़र, उसके लिए प्रॉपर इंटेलिजेंस चाहिए होती है। वो कहाँ से आती है? वो कोडर द्वारा प्रोवाइड की जाती है। ठीक है, वी हम लोग यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे। तो नाउ लेट्स स्टार्ट सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग, कि प्रोग्रामिंग क्या होती है। तो प्रोग्रामिंग पहली बात तो एक रिटन लैंग्वेज है जो कंप्यूटर को बताती है कि कंप्यूटर कोई काम क्या करेगा और कैसे करेगा, और स्पेशली क्या करेगा वो तो खैर यूजर बता देता है कि ये करके दिखाओ वो करके दिखाओ। स्पेशली बात है कैसे करेगा, क्योंकि कंप्यूटर को कुछ नहीं आता है उसे कैसे करना है। कि वो दी मिलियंस ऑफ पेजेस में से तुम्हारे लिए रिलेवेंट पेज निकाल के देता है, तो उसके लिए कोडर ने लॉजिक लगाया होगा और कंप्यूटर को बताया होगा ऐसे फाइंड आउट करो, और वो फाइंड आउट कर दे देता है। इतने सारे रूट हैं कहीं से एक ए से बी तक जाने के, तो बेस्ट पॉसिबल रूट कौन सा है, शॉर्टेस्ट रूट कौन सा है, ट्रैफिक लेस रूट कौन सा है, तो उसके लिए भी गूगल मैप के पास उसमें ऐसे लॉजिक लगाए गए होंगे। ठीक है, जो बेस्ट रूट वहाँ से फाइंड आउट करते हैं, और वही यहाँ पर सीखने वाले हैं ठीक है, फिर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। हम कुछ लाइनें लिखेंगे और उसके थ्रू कंप्यूटर को बताएंगे, ठीक है, कि कंप्यूटर कोई काम कैसे करेगा। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क, कि कोई स्पेशल काम कैसे करेगा। ठीक है, फिर आते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का काम होता है प्रोग्राम बनाना, सॉफ्टवेयर बनाना, डेस्कटॉप एप्लीकेशन बनाना, वेबसाइट बनाना, या मोबाइल एप्लीकेशन बनाना। ठीक है, इन सारे सभी का काम क्या होता है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थ्रू बनते हैं सारे। फिर इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को कौन यूज करता है? प्रोग्रामर्स, ठीक है, या कोडर्स, या फिर डेवलपर्स, कुछ भी बोलो। कह रहा है यही लोग कंप्यूटर से कम्युनिकेट करते हैं। कम्युनिकेट यूजर भी करता है बट वो केवल यूज करता है। इट इज लाइक जैसे हम तुम्हें ट्रेन कर रहे हैं, टीच कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, तुम्हारे अंदर कंप्यूटर की स्किल्स आ जाती हैं, कोडिंग स्किल आ जाती हैं, तुम किसी कंपनी में जॉब करते हो तो कंपनी क्या करती है? तुम्हें यूज करती है, और हमने क्या किया? ट्रेन किया या बाकी सब्जेक्ट तुमने हिस्ट्री जोग्राफी सब पढ़ा और तुम किसी गवर्नमेंट जॉब में गए और वहाँ गए तो गवर्नमेंट संस्था क्या करती है? तुम्हें यूज़ कर रही होती है, और बाकी तुम्हारे टीचर्स ने बुक ने तुमको पढ़ाया है, सिखाया है। तो इट इज सेम लाइक जो कोडर होता है वो सॉफ्टवेयर बनाता है केवल, ठीक है, इसलिए ताकि वो मार्केट में आगे यूज हो सके। ठीक है, फिर यहाँ पर वही कह रहा है कि जो प्रोग्रामर्स होते हैं, डेवलपर्स होते हैं, या फिर कोडर होते हैं, वो कंप्यूटर से कम्युनिकेट करते हैं कंप्यूटर को सिखाने के लिए। ठीक है, और मोस्ट पॉपुलर जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती हैं वो होती है पाइथन, जावास्क्रिप्ट, C++ एंड जावा। ये सारे टॉप 5 लैंग्वेज हैं। बाकी मार्केट में तो 700 से ज़्यादा लैंग्वेजेस हैं जिनमें अलग अलग सॉफ्टवेयर बन रहे होते हैं। ठीक है, बट हर कंपनी, बड़ी बड़ी कंपनी, फेसबुक, व्हाट्सएप, सैमसंग, एप्पल, ठीक है, ये सारी कंपनी जो है ये वाली लैंग्वेजेस को यूज करती हैं ठीक है, हमेशा ये टॉप 5 में रही हैं, पाइथन, जावास्क्रिप्ट, C++। ठीक है, तुम्हारे सिलेबस में पाइथन है, सिलेबस में जावास्क्रिप्ट है, सिलेबस में C लैंग्वेज है।
ये सारी आईओटी में सी लैंग्वेज पढ़ेंगे। ठीक है, तो ओवरऑल क्या होगा कि इन सारी लैंग्वेजेस में हम यहाँ पर कोड लिखेंगे, उस कोड को हम सोर्स कोड बोलते हैं या फिर हाई लेवल लैंग्वेज बोलते हैं। हाई लेवल का मतलब क्या है, ऐसी लैंग्वेज जो ह्यूमन लैंग्वेज के बहुत करीब होती हैं, हाई लेवल लैंग्वेज कहलाती हैं। ऐसी लैंग्वेज जो मशीन लैंग्वेज करीब होती हैं, लो लेवल लैंग्वेज कहलाती हैं। और ऐसी लैंग्वेज दोनों के बीच में होती है, मिड लेवल लैंग्वेज कहलाती हैं। जैसे सी लैंग्वेज के बारे में बोलते हैं, ये मिड लेवल लैंग्वेज है। ठीक है, इट इज़ नॉट अ टेक्निकल टर्म, बट हाँ हाई लेवल और लो लेवल तो टेक्निकली बोलते हैं। तो खैर हम यहाँ पर पाइथन में सारा कोड लिखेंगे और वो कोड ट्रांसलेट होगा किसके थ्रू, इंटरप्रेटर के थ्रू, और फिर वो मशीन में कन्वर्ट हो जाएगा। और उसके बाद क्या होगा, कंप्यूटर समझ जाएगा। और फिर कंप्यूटर में एक बहुत बड़ी उसके जो जो फीचर्स होते हैं वो ये है कि स्पीड कंप्यूटर की बहुत ज़्यादा होती है और एक्यूरेसी, कंप्यूटर कभी भी गलती नहीं करता है। ये दो चीज़ उसके पास होती हैं तो हमें लगता है कि वो हमसे ज़्यादा टैलेंटेड है नहीं, उसके पास क्रिएटिविटी नहीं है। हालांकि अभी एआई आ गया है बट ये भी डेवलपिंग फेज में है। ठीक है, तो ओवरऑल अभी तो खैर प्रोग्रामिंग के थ्रू ही हम कंप्यूटर को सिखा रहे होते हैं। ठीक है, तो प्रोग्रामिंग का मतलब समझ में आया कि हम करने क्या जा रहे हैं। जो पूरे अगले 2-2.5 महीने की जो भी क्लासेस हैं उनमें हम क्या करने जा रहे हैं, हम कंप्यूटर को टीच करने जा रहे हैं, ट्रेन करने जा रहे हैं, सिखाने जा रहे हैं कि कंप्यूटर कोई काम कैसे करेगा। उसके लिए हम पाइथन लैंग्वेज का यूज़ करेंगे। ठीक है, नाउ अब बढ़ते हैं अपनी पाइथन लैंग्वेज पर कि वो क्या है, कैसे, उसकी क्या टेक्नोलॉजी है, और उसमें आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं यहाँ पर पाइथन। सबसे पहले पाइथन क्या है, पाइथन पहली बात तो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बता ही चुके हैं, फिर ये इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, मतलब ये इंटरप्रेट होती है। अच्छा, इंटरप्रेट होती है, कंपाइल होती है, इसमें मतलब क्या है, फर्क क्या है। जैसे नहीं इसमें लिखा हुआ है कंपाइलर लिखा हुआ है, कंपाइलर क्या करेगा, कंपाइल करेगा। इसका मतलब क्या है देखो कंपाइलर क्या करता है कि सारे सेट ऑफ कोड को एक ही बार में ट्रांसलेट कर देगा और वो रन होंगे। इंटरप्रेटर क्या करता है, ये एक एक लाइन को ट्रांसलेट करता है, बस ये बेसिक फर्क होता है, एक लाइन में ही बताया। तो पाइथन इंटरप्रेटर लैंग्वेज है, सी लैंग्वेज कंपाइल वाली लैंग्वेज है, कंपाइलर वाली। फिर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एक कॉन्सेप्ट है, वो भी पाइथन में पाया जाता है। हाई लेवल लैंग्वेज है, तो हाँ ये भी बताया हमने, ये ह्यूमन लैंग्वेज बहुत करीब है। इसमें देखना है जो हम वर्ड या टेक्नोलॉजी यूज करेंगे वो बहुत ज़्यादा इंग्लिश फ्रेंडली होगी। ठीक है, इंग्लिश के ज़्यादातर वर्ड होंगे और तुम्हें लगे जैसे आप प्रिंट करना है तो प्रिंट है वर्ड, इनपुट करना है तो इनपुट है वर्ड। ठीक है, इतना आसान यहाँ पर है। फिर इसको बनाया किसने था, तो ग्यूडो वैन रोशम ने बनाया था और इसे 1991 में इसे रिलीज किया था। फिर छोटी सी बात क्या है, इसका पाइथन जो नाम है वो क्या उसी जो पाइथन स्नेक होता है उसके आधार पड़ा हुआ है, तो जवाब है नहीं तो इसकी थोड़ी सी मैं हिस्ट्री बताऊं 2 मिनट में। तो ग्यूडो वैन रोसम के दिमाग में आइडिया आया था कि मैं एक नई लैंग्वेज बनाऊं। ठीक है, तो उनके जो ये बहुत जूनियर थे अपने जिस कंपनी में काम कर रहे थे, तो पूरी जो टीम बनाएंगे उन्होंने इनके आइडिया को अडॉप्ट नहीं किया कि नई लैंग्वेज नहीं बनाएंगे। ठीक है, और पुरानी लैंग्वेज में ही काम करेंगे। तो फिर क्या हुआ था कि छुट्टियां हो गई थी तो सभी लोग अपने घर चले गए थे। ये बैचलर थे तो अपने वही उसी कंपनी में काम करते थे, कोडिंग इनका पैशन था। तो अपने जो आइडिया सोच रहे थे इन्होंने अकेले उस पर काम करना शुरू कर दिया। ये कोडिंग करते रहते थे दिन रात, और उस टाइम पर एक पाइथन करके शो आता था कॉमेडी शो। ठीक है, वो कॉमेडी शो देखते थे। जब उन्होंने पाइथन पूरी बना ली उसके बाद उन्हें बहुत अच्छा लगा, इन्हें कोडिंग जब लैंग्वेज क्रिएट कर दी, जो कि वो कोड वो देखते थे, शो देखते थे, उसमें मजा आता था, इसमें मजा आता था। तो वही जो मजा है, खुशी है, वही उसी आधार पर वो नाम उठाकर यहाँ पर चिपका दिया। हालांकि पाइथन का लोगो देखोगे तो पाइथन के लोगो में इसलिए ही बना हुआ है, बट नॉट दैट स्टोरी कि वो वाइल्ड लाइफ डॉक्यूमेंट्री नहीं देखते थे। ठीक है, वो कॉमेडी शो था, वहां से पाइथन अडॉप्ट किया है। ठीक है, एक छोटी सी बात। फिर आता है यहाँ पर इंपॉर्टेंस ऑफ पाइथन। पाइथन पढ़नी क्यों है, एक तो वही जवाब है कि सिलेबस में है तो पढ़नी होगी, बट इसके और भी बहुत सारे जवाब हैं। दैट इज कि ये मोस्ट पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। और इसकी वजह क्या है, पॉपुलर होने की वजह क्या है, पॉपुलर होने की वजह ये है कि इजी टू रीड अंडरस्टैंड, इसको समझना बहुत आसान है। कि पाइथन 6 क्लास के बच्चे को पढ़ाई जा सकती है, जबकि C++ जावा नहीं पढ़ाई जा सकती है। इवन जावास्क्रिप्ट भी कम से कम 9th-10th में ही पढ़ाई जा सकती है, उसमें भी लॉजिक होते हैं। कहाँ 6 क्लास बच्चे को प्राइम नंबर बताएं कैसे ट्रेस होगा। ठीक है, तो पाइथन इतनी आसान है, इवन जो CBSE बोर्ड है पढ़ाता भी है, उसके सिलेबस में है भी 6 क्लास से ही। ठीक है, दूसरी बिगनर फ्रेंडली होती है। बिगनर फ्रेंडली क्यों होती है, हमने बताया इसमें कोई सिंटैक्स, इसकी जो ग्रामर है, जो वर्ड है, टर्मिनोलॉजी है, वो बहुत आसान होते हैं। फिर यहाँ पर ओपन सोर्स है, सबसे बड़ी बात, ओपन सोर्स मतलब क्या होता है, फ्री होता है। और सबसे बड़ा जो इसका फीचर है पॉपुलरिटी का, ये बहुत वर्सटाइल है। हर लैंग्वेज का अपना फोटे है कि जैसे सी लैंग्वेज है, उससे हमेशा ऑपरेटिंग सिस्टम बनते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर भी बन जाते हैं, वो सॉरी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बन जाते हैं, बट मोस्टली सिस्टम सॉफ्टवेयर बनते हैं, लाइक ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडो वगैरह बनाए जाते हैं। ठीक है, वैसे जावास्क्रिप्ट है, जावास्क्रिप्ट काम क्या होता है कि उसका काम चाहे क्लाइंट साइड हो चाहे सर्वर साइड हो, उसमें वेबसाइट डिजाइनिंग में ही उसको काम आती है। बट जो हमारी पाइथन है वो वेब डेवलपमेंट में काम आती है। जो वेबसाइट में जो बैकएंड होता है, जो सर्वर साइड की कोडिंग होती है, वो पाइथन में की जाती है, एडवांस पाइथन में। ठीक है, मशीन लर्निंग जो न्यू टेक्नोलॉजी है वो पाइथन में की जाती है। एआई लेटेस्ट न्यू टेक्नोलॉजी, फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी, वो पाइथन में की जाती है। ठीक, डेटा एनालिस्ट, सारा डेटा जो इकट्ठा हो रहा है उनमें प्रोसेसिंग करने का काम भी पाइथन कर रही होती है। और क्लाउड कंप्यूटिंग मतलब ऑनलाइन जो सारा कुछ कंप्यूटराइज हो जाएगा
तो वो सब यहाँ पर पाइथन यूज हो जाती है। ठीक है, तो पाइथन की रेंज कितनी ज़्यादा है, कंप्यूटर में यदि हम टॉप 10 बिग टेक्नोलॉजी निकालें तो उनमें लगभग 7-8 में तो पाइथन यूज़ हो रही होती है। इसी वजह से आजकल BCA MCA और हर जगह ये पाइथन कर दी गई है। पहले सिलेबस में सी लैंग्वेज हुआ करती थी, हम जब पढ़ते तो सी लैंग्वेज थी। ठीक है, ये पाइथन पिछले 3 सालों से आई है, 3 से 4 सालों से। ठीक है, तो ये रीज़न है पाइथन के एक्चुअली पढ़ने के। ठीक है, फिर बढ़ते हैं यहाँ पर, खैर अब आते हैं कॉन्सेप्ट पर। ये तो पाइथन क्या है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, ये बात कर ली। ठीक है, फिर प्रोग्रामिंग का मतलब क्या है हमने यहाँ पर बता दिया। ठीक है, इन 2 स्लाइड के थ्रू कि तुम करने क्या जा रहे हो। यू आर गोइंग टू बी कोडर, प्रोग्रामर और अ डेवलपर विच इज गोइंग टू डेवलप अ सॉफ्टवेयर और अ प्रोग्राम। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। देखो जब तुम यहाँ पर कोडर का काम करने वाले हो तो तुम्हारे सामने 2 विंडो होती हैं। एक विंडो होती है आउटपुट विंडो, ठीक है, और ये है तुम्हारी पाइथन सेल। ठीक है, पाइथन सेल में क्या होता है, पाइथन सेल में यहाँ पर आउटपुट मिलता है तुमको, और ये पाइथन फाइल में यहाँ पर हम कोडिंग करते हैं, यहाँ पर कोडिंग करते हैं। ठीक है, सपोज हमें कुछ भी प्रिंट करना है तो यहाँ पर प्रिंट होता है, तो कोडिंग कहाँ लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे प्रिंट। ठीक है, और यहाँ पर डबल कोड में जो लिख देंगे वो प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, और फिर पाइथन फाइल जो हमारी है इसको सेव भी करेंगे। देखो अभी अनटाइटल्ड आ रहा है, मतलब ये सेव नहीं है। अभी हम यहाँ पर ओपन करेंगे, फिर उसको सेव करेंगे। सपोज मैंने यहाँ पर फाइल का नाम माई फाइल रखा, तो जब फाइल का नाम माई फाइल रखोगे तो उसका जो एक्सटेंशन होगा वो .py बनाओगे। ठीक है, जैसे नहीं HTML, .css, .js, वैसे .py, और ये करके तुम फाइल को सेव कर दोगे। ठीक है, सेव करने बाद में जब फाइल को रन करोगे, देखो यहाँ पर रन करके आ रहा है, रन करोगे। ठीक है, तो हमारा यहाँ पर आउटपुट आ जाएगा। ठीक है, सपोज तुमने यहाँ पर HLW लिखा है तो यहाँ पर भी HLW इस तरीके से आउटपुट रूप में आ जाएगा। ठीक है, और रन करने का दूसरी जो है शॉर्ट की वो है 5 है, इससे हमारी जो फाइल है वो रन हो जाएगी। तुम्हें फाइल में कोड करोगे, एडिट करोगे, सेव करोगे, F5 करोगे और वहां पर उसका आउटपुट देखोगे। ठीक है, ये जो पाइथन सेल है इसके बारे में बोलते हैं, ये एक इंटरेक्टिव सेल है। इंटरेक्टिव सेल का मतलब क्या है, यदि मैं यहाँ पर लिख देता, सपोज मैं एक ये डिजाइन बना रहा हूँ, इसको बोलते हैं स्ट्रिंग प्रॉम्प्ट। ठीक है, ये जो मैंने बनाए हैं ब्रैकेट, इसको बोलते हैं स्ट्रिंग, STRING, स्ट्रिंग प्रॉम्प्ट। ठीक है, यदि मैंने यहाँ पर इस तरीके से बनाया और मैंने लिख दिया 2 + 5, तो आंसर यहाँ पर आ जाएगा 7। मतलब क्या है, देखो ये जो लाइन है वो तो किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ट्रू होगी। जावास्क्रिप्ट में 2 + 5 करोगे 7 आ जाएगा, पाइथन करोगे आ जाएगा, या फिर सी लैंग्वेज करोगे तो भी ऐसे ही आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या है कि जो तुम किसी सिंगल लाइन को अपनी सेल में चलाओगे तो उसका आउटपुट अगली लाइन में आ जाएगा। बट हम कोडिंग हमेशा इसी फाइल में करेंगे जो हमारी पाइथन फाइल है। ठीक है, ये हमारी आउटपुट विंडो है, देखो ना लिखा हुआ है, यह कोडिंग विंडो है। सारा प्रोग्राम हम यहाँ पर लिखेंगे और उसका आउटपुट यहाँ पर देखेंगे। ठीक है बाकी ये कैसे डाउनलोड होता है, कैसे इंस्टॉल होता है और कैसे इसको हम ओपन करके रन करेंगे वो हम अभी आगे देखेंगे। अभी तो बस हम केवल वैसे तुम्हें दिखा रहे हैं कि हमारी ये पाइथन फाइल है, इसको हम सेव करेंगे .py से, F5 से रन करेंगे और यहाँ पर आउटपुट देखेंगे। ठीक है, नाउ लेट्स स्टार्ट द पाइथन के कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो पहला एक बात है कि देखो जब भी हम कोई सॉफ्टवेयर बनाते हैं या फिर कोई प्रोग्राम बनाते हैं तो क्या होता है, उस सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम बना करके हम डेटा को ही तो मैनेज कर रहे होते हैं। ठीक है, जैसे मान लिया ATM सॉफ्टवेयर है, वो क्या करता है, हमारे जो बैंक की डिटेल्स है उनको मैनेज कर रहा होता है कि कितना पैसा करंट अमाउंट में है, कितना क्रेडिट हुआ, कितना डेबिट हुआ। ठीक है, और सारे ट्रांजेक्शन डिटेल वगैरह वो सब मैनेज करता है। हमारे बारे में कॉन्टैक्ट मैनेजर है, क्या करता है, सारे नाम नंबर को सेव कर लेता है, तुम कोई सर्च करते हो आ जाता है। या फेसबुक है, व्हाट्सएप है, ये भी हमारी सोशल लाइफ को मैनेज कर रहे होते हैं। और हर एक डेटा, हर एक वेबसाइट, हर एक एप्लीकेशन, हर एक सॉफ्टवेयर, हर एक मोबाइल ऐप क्या करती है, डेटा को मैनेज कर रही होती है। बड़े बड़े कोचिंग सेंटर में अपनी ऐप बना देते हैं, उससे क्या होता है, एक डेटा मैनेज हो जाता है कि ये टीचर्स, ये क्लासेस, ये कोर्सेज, ये सारा ऑफर, ये उनका एक्चुअल प्राइस, सारा को डेटा मैनेज कर रहा होता है। यहाँ पर भी हम डेटा को मैनेज करेंगे। सॉफ्टवेयर को जब भी हम बनाते हैं तो या तो डेटा को मैनेज कर रहे होते हैं, बेसिकली डेटा को ही मैनेज कर रहे होते हैं, चाहे सॉफ्टवेयर बनाए चाहे प्रोग्राम बनाए। प्रोग्राम भी एक्चुअली सॉफ्टवेयर ही है, बट वो छोटा सा प्रोग्राम है, छोटा सा सॉफ्टवेयर है, मिनी सॉफ्टवेयर है। तो जो कांस्टेंट है वो क्या है, वो डेटा ही है। हम जब यहाँ पर प्रोग्राम बनाएंगे तो एक्चुअली डेटा को ही मैनेज करेंगे, कांस्टेंट को ही मैनेज करेंगे। ठीक है, और जो डेटा होता है वो कोई न्यूमेरिक नंबर होता है या नॉन न्यूमेरिक वैल्यू होती है। न्यूमेरिक नंबर जैसे तुम्हारी एज है वो क्या है, नंबर है, तुम्हारा मोबाइल नंबर है वो भी एक नंबर है, तुम्हारा नाम जो है वो टेक्स्ट है, एड्रेस जो है वो टेक्स्ट है। ठीक है, तो डेटा या तो न्यूमेरिक होता है या नॉन न्यूमेरिक होता है। नॉन न्यूमेरिक में और भी आ जाएगा, जैसे सुना होगा बुलियन होता है, ठीक है, ट्रू फॉल्स, वो भी यहाँ पर आ जाएगा। तो कोई भी डेटा हो, चाहे ट्रू हो, फॉल्स हो, 45 हो, 3.2 हो, ये सारे डेटा हैं, और 2 ही हो, अपडेट हो, ये सारे डेटा क्या है, ये सारा कुछ डेटा है
और कोई न्यूमेरिक नंबर है, कोई नॉन न्यूमेरिक है। और जो डेटा होता है वो हमेशा हम वेरिएबल में स्टोर करते हैं, और वेरिएबल में स्टोर करके उसको हम यूज कर रहे होते हैं, ठीक है। और वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल होते हैं बेसिकली नेम ऑफ मेमोरी लोकेशन। वेरिएबल उस मेमोरी लोकेशन का नाम होता है जहां पर डेटा को स्टोर किया जाता है। बनाते कैसे हैं? सिंपल, वेरिएबल का नाम और उसकी वैल्यू, ठीक है। फिर होता है वेरिएबल नेम, जब बनाएंगे तो उसमें या तो अल्फाबेट होंगे या फिर डिजिट्स होंगे या फिर अंडरस्कोर होंगे। इन तीन के अलावा और कोई सिंबल अलाउड नहीं है, ठीक है। और एक और शर्त है कि वैलिड वेरिएबल नेम कैन नॉट स्टार्ट विद डिजिट, वो डिजिट से स्टार्ट नहीं होगा। सपोज यदि मैं तुमसे पूछूं यहाँ पर कि नेम, तो ये मैंने लिखा 5, ठीक है, हालांकि ये तो नेम नहीं होता है, बट हमने यहाँ पर नेम लिख दिया सपोज यहाँ पर राहुल। अब बताओ ये वैलिड वेरिएबल नेम है? हाँ, ये वैलिड वेरिएबल नेम है। फिर हमने यहाँ पर लिख दिया A1 बराबर 2, ये नेम वैलिड है? यस, ऑफकोर्स ये वैलिड है। फिर मैंने यहाँ पर लिख दिया 1A, तो ये वैलिड नहीं है क्योंकि ये स्टार्ट हो रहा है डिजिट से या नंबर से, ठीक है। अंडरस्कोर लिख दिया CHD चंडीगढ़, और फिर यहाँ पर कुछ भी वैल्यू पास कर दी, सपोज मैंने यहाँ पर ये भी पास कर दिया ट्रू, समथिंग लाइक दैट, ठीक है। तो ये वैलिड है या ऑफकोर्स वैलिड है। और एमसीक्यू में क्वेश्चन बनता ही बनता है कि इनमें से आइडेंटिफाई करो कि इनमें कौन सा वैलिड वेरिएबल नेम है, कौन सा इनवैलिड है। तो शर्त वही है कि यहाँ पर जो अल्फाबेट्स हैं, डिजिट है, अंडरस्कोर है, यही अलाउड है, और नंबर से स्टार्ट नहीं होगा, बस ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो कांस्टेंट मतलब डेटा, और वेरिएबल मतलब डेटा जहां पर स्टोर होते हैं उस मेमोरी लोकेशन का नाम, ठीक है। नेक्स्ट है, देखो जब भी हम डेटा की बात करते हैं, अभी मैंने पूछा तुम्हारा नेम, तुम्हारा मोबाइल नंबर, तुम्हारा मोबाइल बैलेंस, तुम्हारी एज, तुम्हारा एड्रेस, तो डेटा बहुत अलग टाइप का है। कोई डेटा नंबर है, ऐसा नंबर जिसमें पॉइंट नहीं लगा है। कोई डेटा ऐसा नंबर है जिसमें पॉइंट लगा हुआ है। कोई डेटा टेक्स्ट है, ठीक है। तो डेटा बहुत से तरीके का है, और हर तरीका का जो डेटा है उसका नेचर डिफरेंट है, और उस पर ऑपरेशन डिफरेंट होंगे। मतलब जैसे मैं तुम्हारे पूछूं एज क्या है, सपोज 20 है, तो 20 में यदि हमने 1 ऐड कर दिया तो एज कैसी आ जाएगी? क्या आ जाएगी? नेक्स्ट ईयर की एज आ जाएगी। वहीं नाम में 1 ऐड नहीं होता है और वो मीनिंगलेस है। तो डेटा नेचर वाइज डिफरेंट है, मतलब हर डेटा अलग टाइप का है, और उस पर ऑपरेशन अलग टाइप के हैं, कि नाम पर अलग तरह के ऑपरेशन देखेंगे, नंबर पर अलग तरह के ऑपरेशन देखेंगे। तो डेटा की जो कैटेगरी है वही कहलाती है डेटा का टाइप। क्या लिखा हुआ है? द काइंड ऑफ डेटा दैट अ वेरिएबल होल्ड, वेरिएबल जो कि डेटा को होल्ड करता है, वेरिएबल्स लाइक अ कंटेनर, तो जिस टाइप का डेटा को होल्ड करता है उसी को बोलते हैं डेटा टाइप या डेटा की कैटेगरी। डेटा की जो कैटेगरी है या क्लासिफिकेशन है वो यहाँ पर नीचे दिया गया है, और एवरी वैल्यू हैज अ डेटा टाइप, हर वैल्यू का डेटा टाइप होता है। तो हमारे लिए नंबर डेटा टाइप क्या होते हैं? 45, 3.2, 4.69, ये डेटा है, ठीक है। और जो नंबर जिनमें पॉइंट नहीं लगा होता है उनको हम बोलते हैं पाइथन में इंट टाइप के नंबर। ऐसे नंबर जिनमें पॉइंट लगा होता है उसको पाइथन में बोलते हैं फ्लोट टाइप के नंबर। और ये नंबर कैसे हैं? 3+4j, इनको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स टाइप नंबर। और ये कैसे होते हैं? अच्छा बताओ, ये इनको जानते हो? लाइक हमने लिखा 3+4i, ये जानते हो? इनको बोलते हैं सम्मित संख्याएं, कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, जो मैथ में पढ़े होंगे। इसमें जो 3 होता है वो रियल नंबर होता है, और जो 4 होता है वो इमेजनरी नंबर होता है। जो i है वही यहाँ पर j है, ठीक है। आई आयोटा, जिसकी मैथ में वैल्यू, आई की वैल्यू क्या होती थी? -1 होती थी, अंडर रूट में -1 बराबर -1, ठीक है। ये वही आई है यहाँ पर। तो रियल नंबर और इमेजनरी नंबर से मिलकर के जो नंबर बनते हैं उनको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। अब ये वो नंबर है। तो देखा जाए जो नंबर कैटेगरी हमारे लिए है वो पाइथन में 3 तरीके से ट्रीट किए जाते हैं। ऐसे नंबर जिनमें पॉइंट नहीं लगा होता है इंट, ऐसे नंबर जिनमें पॉइंट लगा होता है फ्लोट, और ऐसे नंबर जो रियल और इमेजनरी मिल बनते हैं उनको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स, ठीक है। इसमें अलग 3 तरीके कैटेगरी के नंबर होते हैं। फिर होता है एक होता है वूल। वूल में ट्रू है, फॉल्स है, और ध्यान रखना इसमें टी जब कैपिटल बनेगा तभी ये वूल टाइप का डेटा होगा, और फॉल्स भी जब कैपिटल एफ लिखेगा तब यहाँ पर इसका वूल टाइप का डेटा होगा। और पाइथन केस सेंसिटिव है, इसमें जो स्मॉल में लिखा है वो स्मॉल में लिखेंगे तभी उसका मीनिंग निकलेगा, जो कैपिटल लिखा है वो कैपिटल में, और जो प्रॉपर केस में लिखा है कि पहला कैपिटल बाकी स्मॉल, तो उसको वैसे ट्रीट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो ट्रू है, फॉल्स है, किस टाइप का डेटा है? बूल टाइप का, ठीक है। जब टाइप चेक करेंगे तो उसका बूल आ जाएगा, और फिर ऑफकोर्स डबल कोड में लिखेंगे वो तुम्हारा स्ट्रिंग कहलाता है, या एसटीआर बोलते हैं। स्ट्रिंग तो नॉर्मली हम बोल देते हैं, बट पाइथन में क्या बोल देंगे उसको? एसटीआर बोलेंगे। अब चाहे तुम सिंगल कोड में लिखो और चाहे तुम डबल कोड में लिखो, वो भी स्ट्रिंग ही माना जाता है, ठीक है। और फिर यहाँ पर लिस्ट है, टपल है, डिक्ट है, सेट है, एसटीआर है, रेंज है, ये सारे भी डेटा के टाइप हैं, डेटा का ये कैटेगरी है। बट ये सारे सीक्वेंसेस भी हैं, और ये सारे चैप्टर्स हैं। लिस्ट, टपल, डिक्ट, सेट, एसटीआर, रेंज, ये सारे चैप्टर्स हैं।
तो अभी तो हम केवल ये जो इंट फ्लोट जो नंबर है इन्हीं को ज़्यादातर डील करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया थर्ड हेडिंग डेटा टाइप। और फिर आते हैं फोर्थ हेडिंग। अब मुझे 5 हेडिंग बनानी है। पहला तो वही था कि कांस्टेंट और वेरिएबल, और फिर उसके बाद डेटा टाइप, और फिर उसके बाद प्रिंट और इनपुट। इसके बाद तुम जो शुरुआती जो 5 क्वेश्चन है जो बहुत ही सिंपल है वो तुम कर सकते हो। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। सबसे बात करते हैं प्रिंट। तो प्रिंट नाम से पता चल रहा है क्या करेगा, कुछ भी प्रिंट करेगा। क्या क्या प्रिंट कर सकता है? पहली बात तो प्रिंट जो है वो एक प्री डिफाइंड फंक्शन है। प्री डिफाइंड फंक्शन जिसकी कोडिंग पहले से बनी बनाई है। तो प्रिंट इज अ प्री डिफाइंड फंक्शन विच प्रिंट समथिंग सच एज एनी मैसेज। कोई मैसेज तुम्हें प्रिंट करना हो तो प्रिंट फंक्शन का यूज करोगे। ठीक है, अब प्रोग्राम में आएगा ये मैसेज लाओ वो मैसेज लाओ, तो क्या करोगे? प्रिंट का यूज करोगे। फिर कोई वैल्यू प्रिंट करनी हो, किसी वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करनी हो, देन प्रिंट का यूज करेंगे। ठीक है, या फिर किसी वैल्यू जो एक्सप्रेशन हमें प्रिंट करना हो, वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन प्रिंट करना हो, तो हम प्रिंट का यूज करेंगे। और जब मल्टीपल हमें एंट्रीज करनी होगी, प्रिंट करनी होगी कि वेरिएबल भी, और वेरिएबल 1 2 3 है, या हमें मैसेज भी प्रिंट करना है, तो फिर करेंगे उसे कॉमा से सेपरेट कर देंगे। और फिर यदि हम जो बाय डिफॉल्ट जो प्रिंट होता है, यदि मैं मल्टीपल प्रिंट लगाऊंगा, 2 4 प्रिंट लगाऊंगा, तो हर बार लाइन क्या होगी? ब्रेक हो जाएगी बाय डिफॉल्ट। ठीक है, सपोज मैंने एक वेरिएबल बनाया a बराबर 5। ठीक है, तो हमें प्रिंट करना है, ध्यान से सुनना। तो कैसे प्रिंट करेंगे? हम यहाँ पर लिखेंगे प्रिंट, और प्रिंट में वेरिएबल का नाम पास कर देंगे। एक वेरिएबल है हमारे पास b बराबर 6, तो इन दोनों को यदि मुझे जोड़ना है तो हम कैसे प्रिंट करेंगे? तो हम लिखेंगे यहाँ पर प्रिंट, और यहाँ पर a प्लस b, और ये जोड़ रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, ये क्या है? ये वेरिएबल है। ठीक है, दैट्स अ वेरिएबल। और ये क्या है? ये एक्सप्रेशन है। ठीक है, तो इसको ऐसा नहीं कर सकते थे कि हम c बराबर a प्लस बी कर लेते? हाँ, ऐसे भी कर लेते। यहाँ पर तुम्हारा जोड़ किसी थर्ड वेरिएबल में स्टोर हो जाता, और यहाँ पर स्टोर नहीं हो रहा, डायरेक्ट प्रिंट हो रहा है। ठीक है, अच्छा कोई मैसेज प्रिंट करना हो तो सिंपली हम यहाँ पर मैसेज प्रिंट कर देंगे, प्रिंट, और मैंने यहाँ पर सच एज कि जैसे हमने लिखा हेलो पाइथन, ऐसे मैसेज प्रिंट हो जाएगा। अच्छा, ये जो वैल्यू है वो हम मैसेज के साथ प्रिंट करें तो, या फिर 2 वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करें तो सिंपली 2 वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करनी है। तो मैं यहाँ पर करके दिखाऊँ तो यहाँ पर कैसे लिखोगे? प्रिंट a कॉमा b, अभी बताया ना, कॉमा सेपरेटेड एलिमेंट। अब मुझे इसे मैसेज के साथ प्रिंट करना हुआ तो हम ऐसे प्रिंट करेंगे, प्रिंट डबल कोट में लिखो सम, डबल कोट बंद, कॉमा जो तुम्हारा क्या था सी ले लो, या फिर a प्लस भी लिख दो जैसा तुम्हें लिखना है। ठीक है, सी में डेटा हो तो सी लिख दो, नहीं तो a प्लस भी लिख दो। तो ये सारे क्या है? अलग अलग वैरायटी है प्रिंट की। ठीक है, क्या क्या वैरायटी है प्रिंट की? पहली क्या बोला? प्रिंट क्या करता है? कोई मैसेज प्रिंट करता है। कैसे? ये देखो एग्जांपल है मैसेज का। फिर लिखा प्रिंट वैल्यू ऑफ वेरिएबल, ये एग्जांपल है वैल्यू ऑफ वेरिएबल का। ठीक है, फिर प्रिंट क्या करता है? प्रिंट वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन, ये एक्सप्रेशन का एग्जांपल है। फिर प्रिंट क्या करता है? मल्टीपल एंट्री, तो मल्टीपल एंट्री है a कॉमा b। फिर प्रिंट क्या करता है? मल्टीपल एंट्री में एक मैसेज है और एक वेरिएबल है, ऐसे हो जाएगा। ये सारी वैरायटी दिख रही है, ये सारी यूज होंगी आगे क्वेश्चंस में। ठीक है, तो समझ में आ रहा है कि नहीं? प्रिंट सिंपल है। प्रिंट जैसे प्रिंट करता है, नाम से पता इस पर क्या प्रिंट लगना, वेरिएबल का नाम लिख दोगे, वैल्यू आ जाएगी। वेरिएबल मल्टीपल है तो कॉमा लगा के लिख दो, और मैसेज है तो डबल कोट में मैसेज लिख दो, क्योंकि जब डबल कोट में लिखते हो वो होता है स्ट्रिंग, और वो एज इट इज प्रिंट हो जाता है। ठीक है, और बाकी तो बस इतना ही। फिर आते हैं यहाँ पर इनपुट में। इनपुट क्या है? इनपुट भी एक प्री डिफाइंड फंक्शन है। काम क्या होता है? यूजर से डेटा लेना। जब हमारे प्रोग्राम में कहा जाए, मेंशन किया जाए कि यूजर से तुम्हें डेटा लेना है और उस पर काम करना है, तो यूजर से डेटा ले लोगे, और उसको तुम उस पर आगे एक्शन परफॉर्म करोगे। ठीक है, 2 नंबर को जोड़ना है, यूजर से ले लोगे इनपुट से। और यदि यूजर से नहीं लेते हो तो फिर क्या होता है? तो देखो इसमें यूजर से कहाँ लिया है, इसमें a बराबर 5 b बराबर 6, ये तुमने कोडर इनपुट है कि तुम कोडिंग कर रहे हो, डायरेक्ट वैल्यू पास कर रहे हो। ठीक है, और बट यदि तुम्हें यहाँ पर यूजर से लेना है तो तुम क्या करोगे? यहाँ पर इनपुट का यूज करोगे। ठीक है, फिर आता है इट टेक्स सिंगल ऑप्शनल str आर्गुमेंट। ध्यान देना, ऑप्शनल। ठीक है, इसका मतलब क्या है? देखो यूजर से जब भी डेटा लेना होगा तो इनपुट का यूज करेंगे। कैसे करेंगे? तो हम यहाँ पर सिंपल इनपुट लिख देंगे, बस हो जाएगा यूज। बट इनपुट जो डेटा इनपुट रहेगा वो जाएगा कहाँ? तो हमें वेरिएबल बनाना पड़ेगा, एक्चुअली a बराबर इनपुट लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब ये डेटा हमारा इनपुट ले लेगा। फिर अब एक बात आओ, यदि स्क्रीन पर हमने a बराबर इनपुट लिख दिया तो फिर जो हमारा स्क्रीन होगी वो तो ब्लैंक होगी, और फिर कुछ आएगा नहीं। और हम कोडिंग किसके लिए कर रहे हैं? यूजर के लिए। तो उसको समझ में आया कि करना क्या है, इनपुट करना है, बट कैसे पता कैसे चलेगा? तो मैसेज चाहिए, तो मैसेज तो प्रिंट से देते हैं।
बट वो कह रहा है कि तुम सिंगल ऑप्शनल आर्गुमेंट एसटीआर आर्गुमेंट दे सकते हो। मतलब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि तुम इनपुट को यदि चाहते हो कि यूजर फ्रेंडली रहे तो डबल कोट में लिख दो एंटर एनी नंबर डबल कोट में ऐसे, ठीक है। अब बताओ ये जो आर्गुमेंट उन्होंने पास किया है एसटीआर आर्गुमेंट, ये पास कर देंगे तब तो यूजर को समझ में आ जाएगा ना कि हमें क्या इनपुट करना है। और ये क्या लिखा है ऑप्शनल, तुम लिखना चाहो लिखो, ना लिखना चाहो मत लिखो, ठीक है। फिर आता है इट ऑलवेज रिटर्न एसटीआर टाइप वैल्यू, मतलब ए में जो भी इनपुट करेगा, यूजर ने 4 इनपुट किया तो उसकी वैल्यू कैसी होगी, स्ट्रिंग होगी। फिर क्या करोगे, यूज अ कन्वर्जन फंक्शन टू कन्वर्ट एसटीआर इनटू डिजायर्ड डेटा टाइप। डिजायर्ड मतलब हमें इंट चाहिए तो इंट में कन्वर्ट कर लो, फ्लोट चाहिए तो फ्लोट में कन्वर्ट कर लो। कैसे कन्वर्ट कैसे होगा, तुम्हें पता ना इंट के बारे में, ये इंट डेटा टाइप है, बस इसके आगे ब्रैकेट लगा दो और उसमें ए पास कर दो। फिर क्या आ जाएगा, तो ये 4 आ जाएगा उसका नंबर वाला, ठीक है। अब जो हमने तुम्हें 5 हेडिंग बताई हैं, अभी एक और हेडिंग है वो मैं कल डिस्कस कर लूंगा। फिलहाल मैं इनपुट, प्रिंट और डेटा टाइप, कांस्टेंट वेरिएबल, इनका यूज कर दिखाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर इसको हटाता हूँ स्लाइड को, और अब आएंगे हमने यहाँ पर नेट कनेक्ट करते हैं और सबसे पहले बताते हैं कि जो हमारी पाइथन है वो कैसे डाउनलोड होगी। और फिर इंस्टॉल तो कर ही लेते होगे ना, सिंपल ओपन करो, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, यस यस, हो जाएगी इंस्टॉल, ठीक है। इंस्टॉल होने बाद में तो लेट्स सी, यहाँ पर गूगल पर आओगे और यहाँ पर सर्च करोगे, अभी नहीं, इधर देखो जरा, यहाँ पर सर्च करोगे पाइथन, चूंकि ओपन सोर्स है यहाँ पर, तो पहली वेबसाइट आ जाएगी पाइथन डाउनलोड करने की, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने पाइथन पर एंटर कर दिया, पहली वेबसाइट आ गई, वेलकम टू पाइथन ORG, यहाँ पर क्लिक करोगे और इसके बाद यहाँ पर डाउनलोड आ रहा है और जो लेटेस्ट वर्जन है 3.13.1 इस पर क्लिक कर दोगे तो डाउनलोड हो जाएगा। डाउनलोड हो जाएगा फिर इंस्टॉल कर लेना, ओपन ओपन क्लिक क्लिक, यस यस, ठीक है। उसके बाद जब तुम डाउनलोड कर लोगे और फिर से इंस्टॉल कर लोगे, फिर तुम सर्च करोगे यहाँ पर IDLE, क्या सर्च करोगे, IDLE, और जो IDLE है इसको तुम यहाँ पर ओपन करोगे। जब ये ओपन होगी इसी को हम बोलते हैं पाइथन सेल, ठीक है, जिस पर हमारा आता है आउटपुट। बट हमें तो करनी है कोडिंग, तो मैं कोडिंग के क्या करूँगा, मैं वापस ओपन करता हूँ IDLE, मैंने इस पर क्लिक किया और यहाँ पर ओपन पर क्लिक किया और ये हमारी आ गई है पाइथन सेल। यहीं पर मैंने लिखा था 2+5 लिख दिया तो 7 आ जाएगा, इट इज लाइक, ठीक है। यहाँ पर सिंगल लाइन लिख सकते हैं, याद करो जावास्क्रिप्ट में कंसोल होती थी, इट इज सेम लाइक हमारी सेल है। बट यहाँ पर कोडिंग नहीं करेंगे, कोडिंग तो हमें फाइल चाहिए। अब चाहो नोटपैड फाइल पर कोडिंग करो, .py में सेव करो, बट वो कहता है पाइथन मैं खुद दे रहा हूँ, मैं खुद जो नोटपैड फाइल है मैं खुद प्रोवाइड कर रही हूँ। तो कैसे, यहाँ पर फाइल में आओगे, यहाँ पर न्यू पर आओगे, न्यू पर और न्यू फाइल पर क्लिक करोगे, अपनी फाइल मिल गई है, ये वही तो फाइल है जो स्क्रीनशॉट में थी। अब इसको पहले ही सेव कर लेते हैं, कंट्रोल S कर लिया, कंट्रोल S कर लिया, फिर मैं यहाँ पर माई फाइल .py सेव कर लेंगे और ये जहाँ सेव हो रही वहीं सेव कर देते हैं, ठीक है। तुमने यहाँ पर ओके कर दिया, हमारी फाइल सेव हो गई है। उसका देखो यहाँ पर नाम भी आ रहा है, माई फाइल करके आ रहा है, ठीक है। पिछली फाइल बंद भी कर दोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं, वो तो बार बार ओपन होती रहेगी, क्योंकि हमारे जो कोडिंग करेंगे जब इसको रन करेंगे तब तो वो वापस फिर आ जाएगी, ठीक है। इसमें कोडिंग करोगे, क्या कोडिंग करना है, सपोज पहला प्रोग्राम होता है कि राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट एनी मैसेज सच एज हेलो पाइथन ऑन द स्क्रीन। तो कैसे करोगे, यहाँ पर सिंपली प्रिंट लिखोगे और यहाँ पर डबल कोट में क्या लिख दोगे, HELLO हेलो पाइथन, ठीक है। फिर मैंने क्या था, सेव करो, कंट्रोल S, तो मैंने कंट्रोल S कर दिया। फिर या तो रन पर क्लिक करो या फिर शॉर्ट की बताई थी F5, तो मैंने F5 किया और F5 किया तो देखो हमारे आउटपुट स्क्रीन पर हेलो पाइथन आ रहा है, ठीक है। अब आते हैं मैं अपनी जो हमारी PDF है जहाँ पर सारे नोट्स अवेलेबल हैं, तो उनमें जो 5 क्वेश्चन है फर्स्ट वाले, वो तुम्हें 5 क्वेश्चंस करने हैं। तो मैं यहाँ पर आता हूँ, और तुम्हारे आज का जो होमवर्क है यही 5 क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल सिंपल है। तो ये तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट लिखा हुआ है सारा, ठीक है। उसमें कुछ कॉन्सेप्ट कुछ बचा हुआ है जो मैं कल और एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। तो देखो जरा यहाँ पर क्वेश्चन, तुम्हें टोटल पहले चैप्टर में 20 क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या है, राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट एनी मैसेज सच एज हेलो पाइथन ऑन द स्क्रीन, हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 2, अब इसको मल्टीपल मेथड से करोगे, कोई और मैसेज दो के देखोगे। फिर अगला, राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट द वैल्यू ऑफ वेरिएबल, वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट करना है। अभी मैंने बताया कि वेरिएबल कैसे बनते हैं और उनकी वैल्यू कैसे प्रिंट होती है, वो मैंने उस पर PPT पर लिख के दिखाया था,
वो करके देखोगे। फिर राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट द वैल्यू ऑफ वेरिएबल विद अ मैसेज, मैंने एक मैसेज के साथ में वेरिएबल प्रिंट कर दिखाई है, मतलब उसमें लिख के दिखाई दी। और फिर चौथा है राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट द वैल्यू ऑफ टू वेरिएबल्स विद मैसेजेस, वैल्यू इज इनपुट बाय द यूजर। फोर्थ से वैल्यू यूजर द्वारा इनपुट होने लगेगी, और फिफ्थ में 2 नंबर को जोड़ के दिखाना है। और यही 5 प्रोग्राम है। कल हम यही होमवर्क चेक करेंगे और इसे में आगे बताएंगे, ठीक है। आइडियली को सर्च करोगे, तुम्हारी ये आइडियली जो पाइथन इंस्टॉल होगा वो ओपन हो जाएगा। फिर तुम्हें अपनी जो पहली फाइल ऑलरेडी बनी है उसी में प्रोग्राम बनाने हैं, और तो यहाँ पर आओगे फाइल और यहाँ पर ओपन पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर नीचे फाइल वो आ जाएंगी जो तुमने बना रखी होंगी, और भाई फाइल पर क्लिक करोगे और उसको ओपन करोगे, हमारी फाइल ओपन हो जाएगी। यहाँ पर हम प्रोग्राम बनाएंगे, ये हमारी कोडिंग फाइल है, और पिछली जो फाइल है वो हमारी आउटपुट विंडो है, यहाँ पर उसका आउटपुट आएगा। तो लेट्स सी हमारा प्रोग्राम क्या है। सबसे पहला प्रोग्राम यही था कि राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट एनी मैसेज सच एज हेलो पाइथन ऑन द स्क्रीन, तो वो यहाँ पर प्रिंट हो चुका है। फिर आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट है कि हमारा उसमें किसी वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट करना था, ठीक है। तो सबसे पहले वेरिएबल बनाओगे, कैसे बनेगा? पाइथन में वेरिएबल तब बनता है जब उसमें कोई तुम वैल्यू कॉपी कर देते हो, ठीक है, और सिंपल वेरिएबल बन गया। इसकी वैल्यू प्रिंट करनी है तो तुम यहाँ पर आओगे, प्रिंट ए करोगे, F5 शॉर्ट की होती है प्रोग्राम को रन करने की, इसको यदि ओके करोगे तो यहाँ पर उसका वैल्यू आ जाएगी। तीसरा प्रोग्राम था कि वेरिएबल की वैल्यू और उसका जो मैसेज है हाँ मैसेज के साथ में वैल्यू आ जाए, तो उसके लिए क्या करोगे, मैसेज दे दो डबल कोट में, ठीक है, वैल्यू ऑफ ए इज, और फिर यहाँ पर कॉमा लगा दो। तुम्हें पता है कि जब भी हम मल्टीपल प्रिंट करते हैं तो कॉमा से सेपरेट करते हैं, ठीक है। तो वैल्यू ऑफ एज मैसेज हो गया, ए वेरिएबल का नाम हो गया। अब यदि हम इसको F5 करेंगे तो हमारी आउटपुट विंडो पर वेरिएबल का नाम भी दिखेगा और उसकी वैल्यू भी दिखेगी। दिस इज हाउ प्रिंट वर्क, ठीक है। और कैपिटल P नहीं लिखना क्योंकि पाइथन केस सेंसिटिव होती है, वैसे जैसा प्री डिफाइंड है स्मॉल केस में वैसा इसको यूज भी करेंगे। फिर अगला था कि वेरिएबल की वैल्यू और जो तुम्हें मैसेज है उसको प्रिंट करना है, और जो वैल्यू है वो यूजर द्वारा इनपुट करनी है। और अभी क्या है, अभी तुमने कोडिंग की, कोडर इनपुट वैल्यू है, ये चेंज थोड़ी होगी। फिर यूजर इनपुट कैसे होता है, उसके लिए यहाँ पर इनपुट फंक्शन काम आता है, ठीक है। और सपोज यहाँ पर 2 वेरिएबल बनाने हैं तो यहाँ पर 2 बार इनपुट लिखना पड़ेगा जितने वैल्यू यूजर्स लेनी है, और फिर तुम्हें उतनी बार उन्हें यदि सारी प्रिंट करनी है तो वैसे प्रिंट भी करा सकते हो, लाइक ए कॉमा बी, ठीक है। कोई भी पेन नहीं चलाओगे, ठीक है, जब रिकॉर्ड हो रहा है तो सब देखने को मिलेगा, जस्ट लिसन केयरफुली ओनली, वीडियो PDF सब कुछ मिलेगा, सारा कुछ सब रिकॉर्ड हो रहा है मशीन में भी, अब तुम अपने दिमाग में रिकॉर्ड करो बस, ठीक है। लेट्स सी, तो यहाँ पर 2 वेरिएबल हैं ए और बी, तो यहाँ पर प्रिंट हो जाएंगे, और यहाँ पर F5 करेंगे तो यहाँ पर वैल्यू मांगेगा कि भाई इनपुट करो। अब वैल्यू मांग रहा है, हम ही कोडर हैं, हम ही यूजर हैं, हमें पता है वैल्यू क्या करना है, ठीक है। तुमने यहाँ पर 45 लिख दिया, एंटर कर दोगे, फिर यहाँ पर 63 लिख दिया, फिर एंटर कर दोगे, दोनों वैल्यू आ जाएंगी। बट तुम्हें ही पता है, हमने कल बताया था कि जो सॉफ्टवेयर बनाते हैं वो अपने लिए नहीं बनाते हैं, यूजर के लिए बनाते हैं, तो यूजर को कैसे समझ आएगा क्या इनपुट करना है, इस वजह से हमें मैसेज देना पड़ेगा। और मैसेज देने का काम क्या होता है, किसका होता है, प्रिंट का होता है। फिर हम कल हमने बताया था कि जो इनपुट फंक्शन है वो सिंगल str आर्गुमेंट, ऑप्शनल आर्गुमेंट ले सकता है, और उससे स्क्रीन पर मैसेज आ जाएगा कि भाई क्या करना है। तो अभी तो यहाँ पर हमें नंबर इनपुट करना है, तो यहाँ पर एंटर एनी नंबर ये यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। और दूसरा वेरिएबल इसमें इनपुट करना है तो इसमें वैसे कर देंगे, ठीक है। सपोज यहाँ पर एंटर एनी नंबर, इस तरीके से मैसेज दे देंगे। और अब यदि हम यहाँ पर F5 करेंगे तो फिर क्या आ जाएगा, पहला नंबर तुमने यहाँ पर कुछ भी रैंडम नंबर डाल दिया, फिर दूसरा नंबर वो नंबर डाल दिया, ये यहाँ पर नंबर दोनों इनपुट हो गए हैं। अब इनको यदि शायद फोर्थ जो क्वेश्चन होगा उसमें मैसेज के साथ प्रिंट करना होगा ना, तो यदि मुझे मैसेज करना है मैसेज के साथ प्रिंट करना है तो फिर कैसे प्रिंट करेंगे। और जो मैसेज साथ प्रिंट करना है वो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, अब वो मैं लिखूंगा वो एज अ कमेंट लिखूंगा। एज अ कमेंट मतलब क्या है कि ऐसी लाइनें जो कंपाइलर जो है उसको रन नहीं करता है, ठीक है, इग्नोर कर देता है उनको। तो कमेंट कैसे आता है पाइथन में, सिंपल हैज से। तो मैं लिख रहा हूँ, ऐसा तुम्हें आउटपुट लाना है, उसके लिए क्या कोडिंग होगी हमें मुझे बताओगे, ठीक है। तो जरा बताना कि ये कैसे आएगा। मैं यहाँ पर प्रिंट में डबल कोट लिखता हूँ, मैं लिखता हूँ वैल्यू ऑफ ए इज, और फिर यहाँ पर ए की वैल्यू आ जाए, जो भी वैल्यू है, सपोज 45 डाली तो 45 आ जाए, वैल्यू ऑफ ए इज, ठीक है। अच्छा मैं कोडिंग क्यों कर रहा हूँ, मैं तो सिर्फ मैसेज लिखूँ। वैल्यू ऑफ ए इज, यदि यूजर ने 45 डाली है तो 45 आ जाए, एंड बी इज, एंड वैल्यू ऑफ VALUE, वैल्यू ऑफ बी इज, और यदि यूजर ने 100 डाली है तो यहाँ पर 100 आ जाए। ये मैसेज में ले आना है विद द हेल्प ऑफ दिस प्रिंट। तो हम यहाँ पर कैसे वैल्यू लाएंगे, कैसे पहला जो आउटपुट है वो कैसे आएगा। सबसे पहले क्या लिखेंगे, यहाँ पर क्या लिखेंगे, डबल कोट में क्या मैसेज लिखेंगे यहाँ पर,
वैल्यू ऑफ ए इज, फिर कॉमा लगाएंगे, फिर ए, फिर नो, फिर से कॉमा, ठीक है, फिर से कॉमा लगाएंगे और फिर से डबल कोट में एंड वैल्यू ऑफ बेस, ठीक है, नाउ साइलेंट, वैल्यू ऑफ बेज, ठीक है, और फिर कॉमा लगा के यहाँ पर बे लिख देंगे और इसका जवाब यहाँ पर आ जाएगा जो हमें जैसा आउटपुट चाहिए था। तो लेट्स सी, हम यहाँ पर F5 करते हैं और उसे ओके करते हैं, फिर यहाँ पर एंटर, सपोज हमने 45 भी डाला और यहाँ पर 100 डाला और एंटर किया, तो वैल्यू ऑफ एज 45 एंड वैल्यू ऑफ बेज 100। आउटपुट कैसे आ रहा है समझ पा रहे हो, ठीक है, कैसे मैसेज आ रहा है, कैसे आउटपुट आ रहा है सारे वेरिएबल्स का। अब यहाँ पर यूजर तो कुछ भी डाल देगा, हाँ यूजर कुछ भी डालेगा, बट यूजर 45 और 100 भी डाल सकता था। तो जब भी प्रोग्राम बनाओगे तो हमेशा कोई न कोई वैल्यू लेकर के सोचो, उसको पहले ले आओ, जब वो आ जाए फिर कोई भी रैंडम नंबर डाल दो, फिर यहाँ पर एंटर करो, फिर भी कोई रैंडम नंबर डाल दो, देखो आउटपुट आ रहा है, सही आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक है। तो हमारा हो गया चौथा प्रोग्राम। अब आते हैं आज की क्लास में कि जब यहाँ पर नेक्स्ट हमारा प्रोग्राम था, क्वेश्चन था कि दो नंबर को हमें जोड़ना है, राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड सम ऑफ टू नंबर्स, ठीक है, दो नंबर जोड़ना है। तो दो नंबर को जोड़ना है तो सबसे पहले दो नंबर इनपुट कराने होंगे और वो भी यूजर से। मेथड 1 के रूप में तुम सिंपल बना सकते हो कि a बराबर 4, b बराबर 5 और प्रिंट a प्लस बी, प्रिंट हो जाएगा। बट वो प्रोग्राम बहुत ही पुअर प्रोग्राम माना जाएगा क्योंकि उसमें कोडर के पास कंट्रोल है, उसमें जो वैल्यू डाली उसी का सम आ रहा है, ठीक है। तो वो बहुत प्रैक्टिकल प्रोग्राम नहीं है, बहुत अच्छा प्रोग्राम नहीं है। तो फिर क्या करोगे, यूजर से इनपुट लोगे, यूजर से इनपुट क्या लोगे, वही नंबर इनपुट कर दो। मैसेज बदल भी सकते हो, मैसेज और अच्छा बेहतर से बेहतर मैसेज लिखो, लाइक एंटर द फर्स्ट नंबर, ऐसा लिख लो, एंटर द THE एंटर द फर्स्ट नंबर, ठीक है, यहाँ पर। फिर यहाँ पर एंटर द सेकेंड नंबर। जितना बेहतर से बेहतर मैसेज के साथ तुम प्रोग्राम बनाओ उतना ही बेहतर है, मैसेज लॉजिक जो भी कुछ लिख रहे हो, ठीक है। तो क्या इन दो वेरिएबल में डेटा इनपुट हो जाएगा यूजर के द्वारा। फिर यदि हम यहाँ पर C बराबर a प्लस बी लिखेंगे तो यहाँ पर दोनों नंबर जुड़ जाएंगे। फिर यहाँ पर यदि मैं यहाँ पर प्रिंट C करूँ दोनों का सम आ जाएगा, और यदि मुझे मैसेज के साथ लाना है तो यहाँ पर लिखेंगे सम ऑफ या सम इज इक्वल टू जो भी है वहाँ पर सम आ जाएगा। तो लेट्स सी, और यहाँ पर कॉमा से सेपरेट करने पड़ेगा क्योंकि मैसेज और वेरिएबल मल्टीपल हम प्रिंट करा रहे हैं। कंट्रोल S करेंगे और F5 करेंगे और यहाँ पर इसको प्रोग्राम को रन करेंगे। एंटर द फर्स्ट नंबर, लाइक मैंने यहाँ पर डाला 12, एंटर द सेकंड नंबर, मैंने यहाँ पर डाला 30 और मैं एंटर कर रहा हूँ तो यहाँ पर क्या आ रहा है 1230, ये मुझसे इनपुट हो गया है जो डेसिमल आ रहा है, पॉइंट आ रहा है, ठीक है, 1230 आ रहा है, मतलब ये मर्ज कर रहा है। और मर्ज क्यों कर रहा है, यदि मैं ए की वैल्यू को प्रिंट करके देखूं जो कि मैं सेल पर चेक भी कर सकता हूं, सिंगल लाइन, मैंने बताया था कल कि सिंगल लाइन का आउटपुट हम दे सकते हैं। कैसे, यदि तुम वेरिएबल का नाम लिखो और एंटर करो तो देखो ये वैल्यू कैसी आ रही है, str आ रही है, स्ट्रिंग आ रही है, और बी की वैल्यू भी स्ट्रिंग आ रही है। तो फिर ये तो जोड़ेंगे नहीं ना, स्ट्रिंग मर्ज हो जाएगी। तो फिर क्या करना पड़ेगा, इन्हें नंबर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और नंबर में इंट है, फ्लोट है, कॉम्प्लेक्स है। तो फिलहाल तुम्हें इसे इंटीजर में चाहिए है, तो इंटीजर में हमें नंबर चाहिए है, तो कैसे आएगा। तुमने कहा था जो इंट नाम का फंक्शन होता है, इंट नाम का फंक्शन, यदि उसमें तुम कोई वैलिड डेटा पास कर देते हो, ठीक है, और तो जैसे वैलिड डेटा क्या हुआ, जैसे 12 पास कर देंगे स्ट्रिंग वाला, तो उसे इंटीजर में कन्वर्ट कर देता है। अब इसका मतलब ये नहीं तुम अपना नाम उसमें डाल दो, उसका नाम के करस्पॉन्डिंग वैल्यू आ जाए, नहीं, वो इनवैलिड डेटा हो जाएगा, नाम के करस्पॉन्डिंग कोई वैल्यू नहीं आएगी। वैलिड डेटा जो नंबर है बट str टाइप में है, तो उसको कन्वर्ट करके वो इंटीजर कर देगा। सपोज तुम्हें यहाँ पर a लिख के दिखाएं तो यहाँ पर देखो 12 आ रहा है। अब ये जानकारी को हमें प्रोग्राम में यूज करना है, ये तो मैंने बता दिया कि कैसे कन्वर्ट होता है, ठीक है। तो लेट्स सी, मैं यहाँ पर थोड़ा सा प्रोग्राम मैंने लॉन्ग बताऊंगा, फिर शॉर्ट में बता दूंगा कि कैसे होगा, ठीक है। जैसे तुम्हें पता है जो a में डेटा है वो str टाइप का है, तो हम क्या करेंगे, इंट a कर देंगे, तो क्या डेटा हो जाएगा इंटीजर में, और वो स्टोर कर लेते हैं किसी x नाम के वेरिएबल में, ठीक है। और फिर यहाँ पर एक y नाम का वेरिएबल बनाते हैं, यहाँ पर हम लिख लेते हैं इंट b, ठीक है। अब यहाँ पर a प्लस बी की बजाय यहाँ पर x प्लस वाई करेंगे और वही सेम आंसर आ जाएगा। लेट्स सी, मैंने F5 किया और यहाँ पर मैंने सपोज 3 डाला, फिर 5 डाला, तो यहाँ पर 8 आ रहा, आंसर सही आ रहा, ठीक है। यदि मैं a में चेक करूंगा तो अभी भी स्ट्रिंग ही है, b में चेक करूंगा अभी भी स्ट्रिंग ही है, बट x में नंबर है, इंटीजर है, और y में भी इंटीजर है, ठीक है। तो हमने इंटीजर में कन्वर्ट किया, फिर उसे जोड़ दिया, अब ये जुड़ जाएगा, ठीक है। फिर आते हैं यहाँ पर Alt F4 क्लोज कर देते हैं। अब एक बात आओ, मुझे जो यहाँ पर मैंने एक्स्ट्रा वेरिएबल ले रखे हैं कि हमने ए बी को इनपुट किया अलग वेरिएबल में, कन्वर्ट किया उसको अलग वेरिएबल में,
तो इसमें हम लाइन कम कर सकते हैं। क्या लाइन कम कर सकते हैं कि इंट में ए मत लिखो, ठीक है, और जो ए के थ्रू जो ए में डेटा इनपुट होके आ रहा है वही कट करके सीधा यहाँ पर पेस्ट कर दो। ओके, और चाहो एक्स भी हटा दो, ए रख लो, जो भी तुम्हें वेरिएबल रखने हैं, और ये हटा दो। फिर आता है यहाँ पर बी के लिए, बी के लिए जो ये डेटा है इसको कट कर दो और उसे तुम इसमें लिख दो यहाँ पर, और तुम्हें बाई नहीं लेना है तो यहाँ पर बी ले लो और इसको भी हटा दो, ठीक है। और अब यहाँ पर ए प्लस बी कर दो। तुम बनाओगे यहीं से बनाओगे, बट मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा था कि जरूरी नहीं है कि तुम वहां पर इंट लिखना लिखो ही। और दूसरी बात, कोडिंग में जो भी कुछ हम लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, क्यों लिख रहे हैं, ठीक है। हमने इंट क्यों लिखा, क्योंकि इंट में कन्वर्ट करना है किसको, नंबर को। हमारा जो प्रोग्राम है 2 नंबर को जोड़ने वाला है। बाय डिफॉल्ट इनपुट फंक्शन डेटा यूजर से लेता है, उसका टाइप str होता है, जो जुड़ता नहीं है, मर्ज होता है, ठीक है। तो हमने ए बराबर इंट इनपुट, अब मैं आगे प्रोग्राम बनाऊंगा उसमें डायरेक्ट ऐसे लिखूंगा ए बराबर इंट इनपुट और एंटर द फर्स्ट नंबर या वॉट एवर मैसेज। अब ये पूरी लाइन बार बार यही लिखूंगा कंप्लीट, बट जो पूरी लाइन है इसको जो ब्रेक करोगे तो समझो कि उसमें हम क्या क्या लिख रहे हैं। ए वेरिएबल का नाम है, इक्वल ऑपरेटर है जिसका काम होता है असाइन करना, ए असाइन 5, ए में 5 कॉपी कर दो, ठीक है। इट इज सेम लाइक ए असाइन इंट इनपुट एंटर द नंबर। जब ये लाइन चलती है तो एंटर द फर्स्ट नंबर, पहले तो स्क्रीन पर मैसेज आता है, फिर इनपुट फंक्शन वर्क कर रहा होता है इसलिए वहां पर कर्सर ब्लिंक करता है। कैसे, जैसे मैं यहाँ पर F5 किया, रन किया तो क्या हुआ, मैसेज आ गया, कर्सर ब्लिंक कर रहा है, अभी इनपुट फंक्शन चल रहा है। मैंने 2 इनपुट किया, अभी इनपुट फंक्शन चल रहा है। मैंने 5 इनपुट किया, इनपुट फंक्शन चल रहा है, बट एंटर किया, अब इनपुट फंक्शन काम खत्म हुआ, और जो भी काम खत्म हुआ 25 आया वो ए में कॉपी हो गया। इट इज लाइक ए असाइन 25, बट यहाँ पर जो 25 है वो यूजर के हाथ में है, क्योंकि हमने उसमें ऐसा अपने कोडिंग में ऐसा फीचर दे रखा है कि एंटर द नंबर, ठीक है। फिर हमने यहाँ पर सेकंड इनपुट चल रहा है, फिर मैंने यहाँ पर इनपुट किया, अभी भी चल रहा है, फिर 0 किया, अभी भी इनपुट चल रहा है। अब जब मैं एंटर करूंगा तो 10 हमारा बी में इनपुट हो जाएगा, और बेस और जो 25 और 10 जो है 35 यहाँ पर आंसर आ जाएगा सी में, ठीक है। अब यदि मैं ए में चेक करूँ तो इंटीजर होगा या स्ट्रिंग होगा, इंटीजर होगा यहाँ पर तो इन टाइप का आएगा, ठीक है। और बी जो होगा वो भी यहाँ पर इन टाइप का आएगा, इसलिए यहाँ पर जुड़ पा रहा है, ठीक है। तो यदि हमारी आउटपुट विंडो है और ये हमारी कोडिंग विंडो है, तो इसमें समझ पाया कि हम यहाँ पर इंट इनपुट लिखा क्यों है, ठीक है। अब आगे के जो प्रोग्राम है, जैसे एक प्रोग्राम है एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालना, तो निकल आएगा। एरिया ऑफ रेक्टेंगल का जो फॉर्मूला होता है वो तो पता ही है, लेंथ इनटू ब्रेथ होता है। सिंपली यूजर से इनपुट कराओगे और उन्हें एरिया बराबर जो लॉजिक है वो लगा दोगे, और फिर उसका तुम जो एरिया है वो निकाल लोगे, ठीक है। फिर आता है कि और भी प्रोग्राम है, और क्या, एरिया ऑफ सर्कल, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल, ये सारे जो प्रोग्राम है ये सब तो बन जाने चाहिए ना इसी तरीके से। और अब यदि मैं यहाँ पर पीडीएफ में आऊँ और देखूँ कोई प्रोग्राम जो तुम्हें बता दूँ, यहाँ पर एक्सप्लेन कर दूँ, तो यहाँ पर आते हैं और पीडीएफ को ओपन करते हैं। पीडीएफ सभी पास है भी ना, ना हो तो एक दूसरे से बोल देना, वो रिसेंड कर देगा, ठीक है, ग्रुप पर, वीडियो भी या पीडीएफ भी, जो भी जिसको चाहिए हो, जो बाद में ज्वाइन कर रहे हैं वीडियो को। तो यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर जो हमारा ये जो प्रोग्राम है, मैंने 5th प्रोग्राम को एक्सप्लेन कर दिया है, राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड सम टू नंबर। अब उम्मीद करता हूँ जो 6th प्रोग्राम है एरिया ऑफ रेक्टेंगल ये निकाल लोगे, और 7th प्रोग्राम एरिया एंड सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल ये भी निकल आएगा, ठीक है। वैसे इंट में कन्वर्ट कर दोगे, और चाहो रेडियस इस बार फ्लोट में ले लो, रेडियस के 2 पॉइंट समथिंग यूजर इनपुट करे, फ्लोट में ले लो, ठीक है, ताकि वैरायटी भी आ जाए, इंट भी हो गया, फ्लोट भी यूज कर लेते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पर जो सिंपल इंटरेस्ट है ये तो इंटीजर ही होता है, ठीक है, रेट, टाइम और जो तुम्हारा प्रिंसिपल अमाउंट है, ठीक है। फिर यहाँ पर एवरेज एज ऑफ योर सिबलिंग, तो यहाँ पर ये वाला हो जाएगा 9 वाला सिबलिंग, ये तो साथ करवा चुके ना जावास्क्रिप्ट में, बस तुम्हें पाइथन में करना है इस कुछ को, ठीक है। फिर यहाँ पर आता है 9 वाला एवरेज हो गया। फिर आता है राइट अ प्रोग्राम यूजर इनपुट टू नंबर स्वैप द नंबर्स, इसके भी लॉजिक मैंने 2-3 डिस्कस किए थे, और वो तुम बनाना, और हर प्रोग्राम में टारगेट करना कम से कम 2 मेथड, 3 मेथड, 4 मेथड या 5 मेथड से प्रोग्राम को बनाने हैं। मेथड में क्या होगा, कोई मैसेज बदल दिया, वेरिएबल के नाम नए ले लिए, और बेसिकली जो मेथड चेंज होता है वो लॉजिक से चेंज होता है, कि लॉजिक तूने बदल दिया कि सी बराबर जो थर्ड जो इसमें नहीं जो स्वैपिंग वाला है, इसमें एक होता है कि तीसरा वेरिएबल ले लो और इधर उधर कॉपी पेस्ट कर दो, ठीक है, सी बराबर ए बराबर बी, बी बराबर सी, ऐसा कर लो। और एक जोड़ वाला होता था, ठीक है, इस तरीके से और भी तरीके हैं वैसे पाइथन में इसी सेम प्रोग्राम को करने के, तो वो वहाँ पर देखना जितने ज़्यादा मेथड से हो पाए। वैसे बेहतर तो ये रहेगा कि तुम यहाँ पर जो प्रोग्राम बनाओ, और प्रोग्राम बनाने के बाद में उस प्रोग्राम को, जैसे हमने ये प्रोग्राम बना लिया है, इस प्रोग्राम को जिसके पास अपना पर्सनल कंप्यूटर है उस प्रोग्राम को ऐसे कॉपी करो, Ctrl+C, और एक नोटपैड फाइल बनाओ,
एक नोट पैड फाइल बनाओ, इसको तुम यहाँ पर ओपन करो और इसमें जो प्रोग्राम है उसे पेस्ट कर दो, ठीक है। और यहाँ पर चाहो लाइन ड्रॉ कर दो और फिर यहाँ पर सेकंड प्रोग्राम बनाओ, कॉपी पेस्ट कर लो। अब यही तुम्हारी जो फाइल है बनती रहेगी, ठीक है। और रही बात प्रोग्राम में क्वेश्चन भी करना है, क्वेश्चन भी लाना है, तो उसको लाने का तरीका ये हो सकता है कि तुम अपने पीडीएफ से या तो टाइप कर लो या फिर जैसे यहाँ पर कॉपी कर लो। सपोज तुमने यहाँ पर कॉपी कर लिया, जैसे कौन सा था, 5 वाला था, तुमने यहाँ से कॉपी किया, इसमें हैज पैलेस लगा हुआ है, कमेंट भी नहीं करना तुम्हें, तुम्हें अपने उस पर फाइल में आना है और यहाँ पर पेस्ट कर देना है। देखो अब इसको कंट्रोल सी किया और नोट पैड में अपनी इस फाइल में इसको यहाँ पर पेस्ट कर दिया और यहाँ पर लाइन खींच दो, तुम्हारा प्रोग्राम बन गया। ऐसे ही तुम्हें 150 प्रोग्राम जो तुम्हारे इसी पीडीएफ में वो बनाने हैं, बाकी 50 प्रोग्राम और भी अलग लिस्ट हैं जो कि एग्जाम के हिसाब से इंपॉर्टेंट हैं, वो वाले हैं। ऐसे तुम्हें 150 प्रोग्राम की फाइल बनानी है। प्रीवियस बच्चे जो हैं उन्होंने देखो बनाई थी, यहाँ पर तुम्हें ये फोल्डर दिखाएं, देखो यहाँ पर फोल्डर पड़े हुए हैं। तो ये जो अनामिका है तो उसने बनाए थे 150 प्रोग्राम, ठीक है। और ये मैंने कुछ बनाए थे, सैंपल दिखाया था, ठीक है। और तान्या की फाइल नहीं है, ठीक है। तो फिलहाल देखो इतना अनामिका जो बनाए थे उसको मैं ओपन करता हूँ। देखो यहाँ पर एक तो इधर उधर इसके ऑर्डर में नहीं है, तो देखो अलग अलग मेथड से बनाए। अच्छा एक मिनट, ये तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन के हैं, ये है देखना कि पाइथन प्रोग्राम। देखो पहला प्रोग्राम, राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट हेलो पाइथन, तो लूप है, इसमें ऑर्डर में नहीं बनाया। चलो फिर किसी और भी फाइल है हमारे पास, शायद ये है कोई फाइल, हाँ ये वाला देखो। इसमें देखो प्रॉपर किसने कैसे नोट्स बनाए हैं, चैप्टर 1 इनपुट आउटपुट, ठीक है। फिर देखो राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट एनी मैसेज सच एज हेलो पाइथन ऑन द स्क्रीन। देखो फर्स्ट मेथड, ठीक है, यहाँ पर देखो कोड लिख दी, सेकंड मेथड ये लिख दिया, थर्ड मेथड ये लिख दिया। देखो 3 मेथड से बनाया है, जस्ट जरा सा पहला क्वेश्चन। फिर सेकंड मेथड, वो तो सेकंड क्वेश्चन था टू प्रिंट द वैल्यू ऑफ वेरिएबल, ठीक है। फर्स्ट मेथड सिंपल कोई नंबर ले लिया उसे प्रिंट करा लिया, सेकंड मेथड में नंबर ले लिया मैसेज साथ प्रिंट करा दिया, थर्ड नंबर में नंबर लिया उसे इंटीजर में कन्वर्ट किया फिर उसको मैसेज साथ प्रिंट कराया, फोर्थ मेथड में डायरेक्ट ही प्रिंट करवा दिया हार्ड कोड वैल्यू, कोड इनपुट वैल्यू, ठीक है। अब तुम्हें 5वां दिखाते हैं, देखो उसने 5वां बनाया है, ये तान्या की फाइल है, फोर्थ और फिफ्थ वाला। देखो 2 नंबर को जोड़ने वाला है, कैसे बनाया, बहुत आसान, ए बराबर कोड इनपुट वैल्यू, बी बराबर और उसका सम कर दिया मैसेज साथ में। सेकंड मेथड में इंट से प्रॉपर यूजर से इनपुट लाया और मैसेज साथ प्रिंट कर दिया। थर्ड मेथड में उसने क्या किया था कि एक नंबर इनपुट लाया, उसकी 2 डिजिट तोड़ी, उनको सम कर दिया, ठीक है। वैसे कह रहे ये क्वेश्चन का जवाब नहीं है, वो तो उसने बना लिया, बट इट्स ओके। बट तीसरे में मेथड देखो, एक ही में सम ऑफ ए एंड बी इज इट इज लाइक, तो ये फाइल तुम्हें इसलिए दिखा रहे हैं, ठीक है। अब तो रिकॉर्ड भी हो रहा है, सब तो नोट भी हो रहा है तो इस तरीके से तुम यहाँ पर मल्टीपल मेथड से सारा कुछ बनाओगे, मल्टीपल प्रोग्राम, ठीक है। तो कहने को 150 है, इनको तुम्हें 300 या 400 का देना है, इतने तरीके से बनाना है, इससे अच्छी अंडरस्टैंडिंग तुम्हारी बिल्ड होगी, ठीक है। तो अब थोड़ा सा मैं यहाँ पर आगे कॉन्सेप्ट में थोड़ा सा बता दें, दो हेडिंग, ठीक है। तो वो यहाँ पर देखो जरा, तो मैं यहाँ पर ओपन करता हूँ और जो कल एक हेडिंग बची थी कमेंट वाली और दूसरी हेडिंग थी एक स्केप सीक्वेंस, उसके बारे में यहाँ पर बात कर लेते हैं। लेट्स सी, तो यहाँ पर आते हैं, हमने यहाँ तक बता दिया था इनपुट फंक्शन तक, ठीक है। अब यहाँ पर आते हैं कमेंट। तो कमेंट क्या होता है, वो एंट्रीज होती हैं कंप्यूटर प्रोग्राम में जो तुम्हारे पर्पज ऑफ डॉक्यूमेंटेशन और एक्सप्लेनेशन, ठीक है। जैसे अभी देखो हमने क्वेश्चन में यहाँ पर जो हमारा क्वेश्चन था उसका हमने क्वेश्चन लिख लिया था, टाइप कर लिया था, और वो कमेंट लगता कैसे है, वो ऐसा लगता है, उन लाइनों को इग्नोर कर देता है कंपाइलर या पाइथन का जो इंटरप्रेटर होता है, ठीक है, जिसको जस्ट इन टाइम कंपाइलर बोलते हैं, पाइथन के इंटरप्रेटर को, ठीक है। ये जस्ट इन टाइम कंपाइलर क्या होता है, मैंने बताया था, कंपाइलर सारी कोडिंग को ट्रांसलेट कर देता है, ठीक है, वो कंपाइलर होता है। इंटरप्रेटर एक एक करता है। जस्ट इन टाइम कंपाइलर क्या करता है, ये 4-5 लाइन को कर लेगा, तब तक प्रोसेस करो, फिर बाकी 4-5 अगली करेगा, ये इस तरीके का होता है, ठीक है। तो ये इन बिटवीन होता है कंपाइलर इंटरप्रेटर के बीच का जस्ट इन टाइम कंपाइलर, ठीक है, जिसको इंटरप्रेटर भी बोलते हैं नॉर्मली, और जस्ट इन टाइम कंपाइलर टेक्निकली करेक्ट है, वैसे कंपाइलर भी बोल देते हैं। सिंगल लाइन कमेंट करना हो तो हैज लगा दोगे, तो वो लाइन पाइथन के द्वारा इंटरप्रेटर द्वारा इग्नोर कर दी जाएगी, वो रन नहीं होगी। बाकी मल्टीपल लाइन कमेंट के लिए यहाँ पर सिंगल कोड 3 बार लगाया है और 3 बार बंद किया है, वो लाइनें कमेंट हो जाएंगी और वो भी रन नहीं होंगी, पाइथन इंटरप्रेटर इग्नोर कर देगा, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग हमारी स्केप सीक्वेंस। देखो पाइथन में \n, \t, \a, \b, \r, इनको बोलते हैं व्हाइट स्पेस कैरेक्टर्स, ठीक है। इनका काम क्या होता है, \n लाइन ब्रेक करता है, \t टैब का स्पेस दे देता है, एक होता है सिंगल स्पेस जो लार्ज बटन से आता है, इससे थोड़ा सा ज्यादा स्पेस आ जाएगा।
फिर एक होता है अलार्म। अलार्म मतलब क्या होता है, यदि तुमने ए लगा दिया तो तुम्हारी जो जब ए लगाओगे तो बीप करेगा ये, ठीक है। और तुमने 4-5 प्रिंट लगाए हैं और सभी प्रिंट, ये सारी जो कैरेक्टर्स है प्रिंट में यूज होते हैं, ठीक है। ये आउटपुट को फॉर्मेटिंग करने के लिए इनका यूज होता है, ठीक है। जैसे लाइन ब्रेक करना है, टाइप का स्पेस देना है, ये सब प्रिंट में लगते हैं। यदि तुमने प्रिंट में ए लगा दिया तो बार बार बीप 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 ऐसा होगा। अभी बीप करके दिखाते हैं। फिर आता है बैक स्लैश बी, ये क्या करता है, ये बैक स्पेस करता है। और एक होता है यहाँ पर बैक स्लैश आर, ये क्या करता है, कैरियर्स रिटर्न, ये क्या करता है, कर्सर को आगे पहुंचा देता है। कर्सर जैसे मान लिया हमने अपना नाम डाला हर्षित सिंह, ठीक है, तो कर्सर जो है मैंने सिंह और हर्षित के बीच में बैक स्लैश आर लगा दिया, तो क्या होगा, जो सिंह है वो शिफ्ट होके शुरुआत में आ जाएगा। तो स्पेलिंग क्या है, स्पेलिंग ये है HARSHIT, ठीक है। अब इसके बाद मैंने यहाँ बैक स्लैश क्या लगा दिया, आर लगा दिया। अब क्या करेगा, अब फिर हमने यहाँ पर लिख दिया सिंह SINGH, तो क्या होगा, इसकी जगह आ जाएगा यस, इसकी जगह आएगा ING और फिर H और फिर सिंह IT आ जाएगा। ओके, प्रोनाउंस नहीं करना है, कुछ मतलब ही नहीं निकलता है। खैर, ये होता है कैरियर्स रिटर्न। दीज कैरेक्टर्स आर इंटरप्रेटेड एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन, जब इनको हम रन करते हैं तब ये जो है इनका आउटपुट देखने को मिलता है। तो अभी हम देखते हैं उनका क्या क्या आउटपुट आता है। और फिर आप एक और हेडिंग है छोटी सी देख लेते हैं, कीवर्ड। देखो कीवर्ड क्या होते हैं, ये होते हैं रिजर्व वर्ड, ठीक है। इनको पाइथन इंटरप्रेटर रिकॉग्नाइज करता है टू नो द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोग्राम, कि प्रोग्राम का स्ट्रक्चर क्या है, ठीक है। जैसे याद करो, मैं यहाँ पर तो एग्जांपल नहीं है, जावास्क्रिप्ट का एग्जांपल देते हैं। जावास्क्रिप्ट में जब वेरिएबल बनाते थे तो वेरिएबल में हमेशा उसके पहले वैर कीवर्ड लिखते थे, लेट कीवर्ड लिखते थे, ठीक है। ये ऐसे ही कीवर्ड होते हैं यहाँ पर। हालांकि पाइथन थोड़ी सी हाई लेवल लैंग्वेज है ज़्यादा, कि इसमें वो वेरिएबल बनाने के लिए भी यहाँ पर उनका नाम नहीं लिखना पड़ता है। फिर याद करो कि जावास्क्रिप्ट जब फंक्शन बनाते थे तो फंक्शन कीवर्ड लिखते थे, पाइथन में लिखना पड़ेगा डेफ कीवर्ड। तो क्या होता है, तुम्हें पता है कि कंप्यूटर को पाइथन लैंग्वेज नहीं आती है, ये पाइथन लैंग्वेज ट्रांसलेट होती है मशीन लैंग्वेज में, वो सिस्टम में आती है। और जो वेरिएबल के नाम होते हैं या फंक्शन के नाम होते हैं वो तो यूज़र कुछ भी डाल सकता है, वो पहले से कोडेड या प्रेडिक्ट तो नहीं किए जा सकते हैं। तो जो नए नाम वगैरह हम यूज़ करते हैं उनको समझाने के लिए हम यहाँ पर कीवर्ड का यूज़ करना पड़ता है, ठीक है। जैसे नहीं उसमें डेफ इसमें यूज होगा, उसमें फंक्शन यूज़ होता था, इसमें वैर यूज़ होता था, ठीक है। ऐसे यहाँ पर कुछ कीवर्ड है, मतलब टोटल 35 कीवर्ड है पाइथन लैंग्वेज में। उनकी लिस्ट कुछ तरीके से है, फॉल्स है, नन है, ट्रू है। अच्छा, ये कीवर्ड भी है और ये बुलियन बूल डेटा टाइप भी है, ठीक है। फिर एंड है, ये ऑपरेटर भी है, कीवर्ड भी है, ठीक है। असर्ट है, ब्रेक है, ये कीवर्ड है, इसका काम क्या होता है, लूप को ब्रेक करना, जो कि पाइथन में होता है, आगे देखेंगे। फिर क्लास है, कंटिन्यू, ये भी है, कीवर्ड है। फिर डेफ मैंने बताया फंक्शन बनाने में काम आएगा, ठीक है। फिर एलिफ, यहाँ पर एल्स इफ नहीं होता जो जावास्क्रिप्ट में, वो एलिफ है यहाँ पर, एल्स तो वैसे ही है। फॉर लूप है, ठीक है। फिर यहाँ पर इफ एल्स इफ भी इफ है, इन इज ये ऑपरेटर है, ठीक है। और फिर यहाँ पर नॉट एक ऑपरेटर है, और ऑपरेटर है, ठीक है। इस तरीके से वाइल लूप है। ये सारे कुछ बार बार कीवर्ड को यूज करेंगे, उस टाइम पर ये याद हो जाएंगे, ठीक है। इस पर क्वेश्चन वही बनते हैं कि इनमें से पहचानो चारों में से कौन सा कीवर्ड है कौन सा नहीं है, ठीक है। तो ज़्यादातर यूज हो जाएंगे और जो यूज नहीं होंगे वो 2-4 याद कर लेना, ठीक है। तो हमारे कीवर्ड है, ये रिजर्व वर्ड है। और हाँ, जो वेरिएबल नाम बनाते हैं उसमें कीवर्ड यूज नहीं होंगे, ठीक है। कल हमने बताई थी कंडीशन कि जब भी वेरिएबल नाम यहाँ पर बनाते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, अल्फाबेट, डिजिट और अंडरस्कोर, सिर्फ यही अलाउड होते हैं। और वैलिड वेरिएबल नेम कैन नॉट स्टार्ट विद डिजिट, वो डिजिट से स्टार्ट नहीं होता है। और यहाँ पर कीवर्ड भी अलाउड नहीं होता है, कीवर्ड्स भी अलाउड नहीं होता है। ये हमारा प्रोग्राम है, ये हटा देते हैं, ठीक है। और इसी पर आगे देखते हैं। जैसे कि यदि हमें प्रिंट करना है अपटेक कंप्यूटर सेंटर, ठीक है। यहाँ पर हमने इस तरीके से लिखा APTCH और COMPUTER, ठीक है। इसको F5 करेंगे, पूरा एक सिंगल लाइन में आ जाएगा, ठीक है। यू नो दैट इसमें सिंगल लाइन में कहाँ आया, ये आ गया है अपटेक कंप्यूटर सेंटर। फिर क्या है कि यदि मुझे न्यू लाइन से लाना हो, अपटेक अलग लाइन से, कंप्यूटर अलग लाइन से, सेंटर अलग लाइन से, तो एक तो तरीका है तीन प्रिंट लिखो। पहले प्रिंट में अपटेक, दूसरे प्रिंट में कंप्यूटर, तीसरे प्रिंट में सेंटर। और जब मैंने कल पढ़ाया था तो बताया था कि प्रिंट बाय डिफॉल्ट लाइन ब्रेक कर देता है अपना मैसेज प्रिंट करने बाद में, तो ऐसे आ जाएगा न्यू लाइन से। दूसरा तरीका ये है कि तुम यहाँ पर \n लगा दो, \n, और यहाँ पर भी लगा दो \n। अब जब तुम इसको F5 करोगे, एक ही सिंगल प्रिंट से तीनों लाइनें
ब्रेक हो जाएंगी। अपटेक पहले लाइन में आया, फिर जब एक्चुअली फर्स्ट बैकस्लैश एन चला ये वाला, तो उसने कंप्यूटर को न्यूरॉन पे भेज दिया। फिर फिर दूसरा जो बैकस्लैश एन चला सेंटर वाला, सेंटर के पहले, तो उसने लाइन को ब्रेक कर दिया। ये लाइन ब्रेक होता है, ठीक है। बैकस्लैश एन होता है। बैकस्लैश एन एक स्पेशल कैरेक्टर है जो खुद प्रिंट ना हो करके बल्कि उसका इफेक्ट आता है। फिर यहाँ पर यदि मैं बैकस्लैश टी कर दूँ और यहाँ पर भी मैं बैकस्लैश टी कर दूँ, तो क्या होगा, इसको जी मैं कंट्रोल एस करूँ सेव करने के लिए, फिर मैं F5 करूँ और इसको रन करूँ, तो यहाँ पर देखो अपटेक स्पेस कंप्यूटर स्पेस सेंटर ये आ रहा है। इक्वल नहीं आ रहा है, वो सेल की प्रॉब्लम है कुछ, ठीक है। और बाकी फिर इस तरीके से ही आएगा, सेम ही स्पेस आएगा। फिर देखते हैं यहाँ पर जो हमने बताया था, एक अलार्म वाला है, ठीक है, एक बैक स्पेस है, कैरेज रिटर्न है, वो सब कैसे वर्क करते हैं। तो लेट्स सी, यहाँ पर मैं ए लिखता हूँ और यहाँ पर भी मैं यहाँ पर ए लिखता हूँ। अब ध्यान से सुनना, मैं यहाँ पर F5 करता हूँ तो यहाँ पर बेप नहीं आया है, और बल्कि वहाँ पर कुछ स्पेशल सिंबल करके आ गया है। तो जानकारी बता दूँ, आगे जो मैंने बैकस्लैश ए या फिर बैकस्लैश बी या बैकस्लैश आर लिख रखे हैं, वो सेल पर चलते ही नहीं है। तो फिर कहाँ चलते हैं, वो डायरेक्ट चलाओ जा करके। कहाँ चलाए जा करके, देखो हमने तो बताया था, जब भी हम कोई प्रोग्राम बनाते हैं तो असल में वो सॉफ्टवेयर ही होता है, ठीक है। और जो हमारी फाइल होती है, उस फाइल का टाइप चेक करना, उसका फाइल का जो टाइप होता है, जब रन करने बाद में एक एग्जीक्यूटेबल फाइल बनती है .exe फाइल, वही सॉफ्टवेयर होता है। उसी का आइकन आइकन चेंज करके वही हमको दे दिया जाता है, हम लोग मार्केट में लॉन्च कर दिया जाता है, ठीक है। तो हमें उसे ओपन करना पड़ेगा और वहाँ पर एक काम करेगा बैकस्लैश से, वो जो बैकस्लैश से लिख रखा है हमने बार बार, अलार्म जो बीप करेगा ये, ठीक है। तो लेट्स सी, तो वो फाइल है कहाँ पर, वो फाइल पहले तो तुम्हें अब यहाँ पर देखो दिख रहा होगा, वो फाइल है कहाँ पर यदि मैं जूम करूँ तो यहाँ पर देखो वो फाइल जो हमारी है वो है यहाँ पर सी यूजर 2024 ऐप डेटा लोकल प्रोग्राम पाइथन पाइथन 310 माई फाइल डॉट py, इस लोकेशन पर है। अब इस लोकेशन की फाइल को तुम्हें कमांड प्रॉम्प्ट से ओपन करना पड़ेगा, तब जाके वो यहाँ पर रन होगा जा करके, ठीक है। लेट्स सी कि हम जो फाइल यहाँ पर सेल पर ओपन कर लेते हैं वो CMD से कैसे ओपन होती है, ठीक है, ताकि हम एस्केप सीक्वेंस सारे चला पाएँ। तो हम आते हैं यहाँ पर CMD को सर्च करते हैं, CMD, और यहाँ पर ओपन करते हैं और फिर यहाँ पर ये तो पहले पढ़ाया जाता था ओ लेवल में। यहाँ पर ये जो हमारा कंप्यूटर होता है, जब कंप्यूटर जो सबसे पहले बने थे तो कंसोल बेस्ड हुआ करते थे, जहाँ पर टेक्स्ट में सारा इंटरेक्शन होता था, ठीक है। ये वो वाली विंडो है एक तरीके से, ठीक है। हम लोग यूज करते हैं जो ऑपरेटिंग सिस्टम, वो विंडोज होता है, वो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है, वहाँ पर टच क्लिक माउस वगैरह वर्क कर रहा होता है। यहाँ पर तो सारा टेक्स्ट होता है। तो यहाँ पर एक कमांड होती है छोटी सी CD मतलब चेंज ड्राइव। तो यदि तुमने यहाँ पर लिखा CD और फिर तुमने फोल्डर का नाम लिख दिया, फोल्डर का नाम है ऐप डेटा, और मैंने एंटर कर दिया, तो हमारा जो कंट्रोल है वो ऐप डेटा के अंदर पहुंच गया है। ये ऐप डेटा क्या है, देखो मैं ऊपर दिख रहा है ना, ऐप डेटा में जाना है, ठीक है। फिर यहाँ पर CD करेंगे, फिर यहाँ पर आ रहा है लोकल, फिर CD करेंगे, फिर यहाँ पर आ रहा है प्रोग्राम्स, फिर CD करेंगे, फिर यहाँ पर आ रहा है पाइथन, फिर CD करेंगे, फिर यहाँ पर आ रहा है PYTHON पाइथन 310 पाइथन 310। अब यदि हम यहाँ पर पाइथन लिखते हैं और अपनी फाइल का नाम लिखते हैं, हमारी फाइल का नाम क्या है, माई फाइल लिखते हैं और .py करते हैं, तो हमारी फाइल रन हो जाएगी। कहाँ पर, यहीं पर उसका आउटपुट आएगा। तो ध्यान से सुनना, ठीक है। ये यहाँ पर जो बीप आया है, ठीक है, इस तरीके से आया, पता नहीं क्यों। फिलहाल अब हम और देखते हैं कि बैकस्लैश R क्या करता है, या बैकस्लैश जो और भी B था वो क्या करता है, ठीक है, बैक स्पेस। तो यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर हम लगाते हैं, पहले जो हमने एग्जांपल दिया था बैकस्लैश R वाला, वो दिखा देते हैं। कैरियर रिटर्न भी यहाँ पर काम नहीं करता है। लेट्स सी कैसे नहीं काम करता, चलो अपना नाम ही ले लेते हैं, बैकस्लैश R SING, जो एग्जांपल लिया था। F5 करेंगे तो यहाँ पर इसका कुछ आउटपुट नहीं आता, देखो यहाँ पर भी वो सिंबल बन के रहता है, या कुछ भी नहीं आ रहा फिलहाल, ठीक है। यहाँ पर तो हटा देते हैं इसको, F4। अब देखते हैं कैरियर रिटर्न क्या करता है। इसी फाइल को जब मैं यहाँ पर कमांड प्रॉम्प्ट रन करता हूँ, हमारी फाइल का नाम है माई फाइल, उसके पहले पाइथन में लिखना पड़ेगा, पाइथन माई फाइल .py, पाइथन माई फाइल .py, और जब एंटर करेंगे लेट्स सी, तो यहाँ पर देखो सिंग किस तरीके से आ रहा है, SINGHIT, वही है नहीं जो हमने बताया था लिख करके, इट इज सेम लाइक दैट। तो कैरियर रिटर्न क्या करता है, कर्सर को स्टार्टिंग में पहुंचा देता है और लिखना स्टार्ट कर देता है वहां से। यदि मैं सोमन से लिखता तो फिर वो दिखता भी नहीं, घर से लिखा भी था, ठीक है। मतलब कहने का मतलब है, यदि मैं यहाँ से सिंग हटा भी दूँ और सीधा मैं अपना VSHI ऐसा लिखूँ, तो फिर तो पूरा रिप्लेस ही कर देगा हर से जो नेम है। तो मैं इसको यहाँ पर रन करता हूँ, कहाँ गया, CMD, और CMD पर मैंने लिखा पाइथन और माई फाइल FILE.py, और फिर मैं एंटर करूँ तो देखो यहाँ पर सेव नहीं किया था, सेव करेंगे और वापस इसको रन करते हैं।
पाइथन python पाइथन माई फाइल डॉट पी वाई, एंटर करेंगे। देखो यहाँ पर सुमन सी आ रहा पूरा। खैर ये जो CMD से ओपन करके मैंने कर रहा हूँ, तुम्हें टफ लग रहा हो तो लीव दैट, क्योंकि वो केवल बता दिया कहने को कि भाई उसमें था, बुक में था या चैप्टर में सिलेबस में है, ये होते हैं तो उन्हें बता दिया ये, ठीक है। बाकी नॉट मच मोर यूज, जैसे पढ़ रहे थे आइडियली सेल और फाइल में वैसे पढ़ेंगे, उसके सारे प्रोग्राम बनाएंगे, ठीक है। एक और किसके बीच में? एक और कैरेज रिटर्न लगा दे। अच्छा पहले पहला चलेगा और फिर जो दूसरा लगाएंगे तो फिर वो फिर कंट्रोल वापस ले आएगा। कैरियर्स रिटर्न करता क्या है कि जो कर्सर है वो स्टार्टिंग में ले आता है, 0 पर, फर्स्ट कैरेक्टर पर ले आता है। खैर अब यहाँ पर हम एग्जिट कर देते हैं, और इस तरीके से जो तुम्हारे सेल पर ना वर्क करें स्केप सीक्वेंस, उन्हें CMD पे देख लेना, ठीक है। बट इट इज़ नॉट दैट इंपॉर्टेंट, ठीक है। जितना उसमें सर्च करके ढूंढना वो सब करना, तुम्हारे पता नहीं पाइथन कहाँ पर इंस्टॉल होगी, ठीक है, तो वो सारा फैक्टर है। खैर यहाँ पर एक और चीज़ होती है, जैसे यदि मैं यहाँ पर मैसेज लिखना चाहता हूँ अपटेक कंप्यूटर सेंटर, कुछ इस तरीके से कि अपटेक डबल कोट में कंप्यूटर आ जाए और सेंटर आ जाए, यदि मुझे ऐसा कुछ मैसेज प्रिंट करना हो तो फिर क्या करोगे, तो तुम ऐसे लिखने की कोशिश करोगे कि अपटेक और जो कंप्यूटर है जो सेंटर है, इसमें जो कंप्यूटर है इसको डबल कोट कर देते हैं। अब बताओ कंप्यूटर कंफ्यूज होगा तुम कब ओपन कर रहे हो कब क्लोज कर रहे हो, ठीक है। तो फिर यहाँ पर कैसे आ सकता है डबल कोट इसमें लाना है, तो उसका तरीका ये है कि यहाँ पर जब भी दोबारा डबल कोट लगाने हैं तो पहले बैक स्लैश लगाओ, बैक स्लैश, और फिर डबल कोट लगा लो, और वैसे ही बैक स्लैश लगा के डबल कोट क्लोज भी कर दो। अब यदि तुम कंट्रोल एस करोगे फिर वो कंफ्यूज नहीं होगा, और उसको F5 करोगे तो यहाँ पर अपटेक कंप्यूटर सेंटर डबल कोट में आ जाएगा, ठीक है। और आगे जो प्रोग्राम तुम्हारे हैं वो इसी तरीके के हैं, ठीक है, जहाँ पर तुम्हें डबल कोट में लिखना है वैसे लिखना है, इस तरीके का ये। फिर आते हैं अपने PDF में। 11 क्वेश्चन वही है एक्चुअली कि राइट अ प्रॉम्प्ट टू प्रिंट अपटेक कंप्यूटर सेंटर, तो डबल कोड में लिखना है, ठीक है। 11 तक तो करके लाओगे, इतना मैंने पढ़ा दिया है। आगे फिर यहाँ पर और भी टॉपिक है कि ID है, टाइप है, ये सारा इसके बारे में है, तो बता देते हैं। कोई बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट तो है नहीं, सिंपल ही है कि जो हमारा डेटा टाइप है, ठीक है, हमने कल बताया था, कल डिस्कस किया था किस तरीके से इंट है, फ्लोट है, कॉम्प्लेक्स है, STR है, ठीक है। ये चेक करने के लिए एक फंक्शन होता है, दैट इज टाइप फंक्शन, ठीक है। तो लेट्स सी, कुछ भी फाइल पर नहीं लिखते हैं, सीधा हम कंट्रोल या F5 कर देते हैं, तो सेल पर कुछ भी नहीं आएगा, और डायरेक्ट में यहीं पर वेरिएबल बना के दिखाते हैं, उनका टाइप चेक करते हैं। तो हमने लिखा यहाँ पर a बराबर 56, एंटर किया, वेरिएबल बन गया, यस। तो वेरिएबल की वैल्यू क्या है 56, तो ए करो प्रिंट हो जाएगा वेरिएबल वैल्यू। और उसका टाइप क्या है, तो यहाँ पर टाइप फंक्शन होता है एक्चुअली, एक टाइप फंक्शन ए, और यदि मैंने यहाँ पर एंटर किया तो क्या आ जाएगा इंट, और यहाँ पर क्या लिख के आ रहा है क्लास लिख के आ रहा है। असल में पाइथन में सारे जो डेटा टाइप हैं वो क्लासेस हैं, और सारे जो वेरिएबल हैं वो ऑब्जेक्ट हैं। अब चूंकि ऑब्जेक्ट और क्लासेस का कॉन्सेप्ट बहुत ही हैवी है, और ये बहुत लास्ट में समझ में भी आएगा या तभी हम बताएंगे भी, ठीक है। तो तब तक हम समझाने के लिए बता देते हैं कि जो ए है वेरिएबल है, वेरिएबल बोलेंगे भी, और ऐसे सभी लोग पढ़ाते हैं, और ठीक ये तरीका भी है कि वो बहुत टफ कॉन्सेप्ट है, उसको कैसे कन्वे किया जाए शुरुआत में। और ये वेरिएबल है, और जो जो डेटा टाइप है वो है, ठीक है। क्लासेस में डेटा टाइप के जो फीचर होते हैं वो तो हैं ही, कुछ एक्स्ट्रा और है, इसलिए जब बोलते हैं हम गलत भी नहीं बोलते हैं कि डेटा टाइप है, हाँ डेटा टाइप है, उसके सारे फीचर्स में है। वेरिएबल है तो हाँ वेरिएबल भी है, बट ऑब्जेक्ट में कुछ और एक्स्ट्रा चीज़ें जुड़ जाती हैं, इसलिए यहाँ पर क्लास एंड लिख के आ रहा है, ठीक है। वो खैर उधर उस पर नहीं जाओ, तुम सीधा कॉन्सेप्ट फोकस करो कि वेरिएबल कैसे बनते हैं, उसका टाइप कैसे चेक करते हैं, ठीक है, और प्रोग्राम आगे कैसे बनाते हैं। एक और यहाँ पर हेडिंग है, यदि हम स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर एक्चुअली ऊपर जाते हैं, तो यहाँ पर तुम्हें कुछ यहाँ पर प्री डिफाइंड फंक्शंस हैं, इनके बारे में बात की गई है। जैसे एक है टाइप, एक है ID, एक है ORD, CHR, बिन, ऑक्ट, हेक्स, इंट, ये सारे हैं, ठीक है। अब टाइप तो मैंने बता दिया, ID अभी मैं बताता हूँ, थोड़ा इसमें एक्सप्लेन करना है। ORD क्या होता है, ORD सिंपल है, ORD होता है, इसकी फुल फॉर्म होती है ऑर्डिनरी नंबर। और ऑर्डिनरी नंबर मतलब क्या है, देखो तुम्हें पता है कीबोर्ड पर जितने सारे सिंबल्स होते हैं, इन सिंबल के करस्पॉन्डिंग एक नंबर होता है, ठीक है, जिसको तुम ASCII कोड, SI की वैल्यू, जो भी तुम बोलते हो, ASCII कोड नहीं बोलते, ये ट्रिपल सी में बेसिक में पढ़ा होगा ये। तो ORD वही फंक्शन है जो तुम्हारे किसी भी कैरेक्टर का ASCII कोड बता देता है, ठीक है। हाउ कैसे, तो भी सेल पर ही देख लेते हैं। सेल पर जैसे हमने यहाँ पर आए और यहाँ पर लिखा ए बराबर, हमने लिखा स्मॉल ए,
ये छोड़ो, थैंक यू लिखो, इसका लिखो ORD और ब्रैकेट में यहाँ पर पास कर दो स्मॉल a। तो इसका जो कैरेक्टर होता है आस्की कोड वो होता है 97, ठीक है। तो यहाँ पर एंटर करो, देखो आ रहा है। और कैपिटल ए का होता है कितना 65। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ और यहाँ पर देखो जरा कैपिटल ए का ORD नंबर दे देता है, तो CHR क्या करेगा, कैरेक्टर दे देगा, ठीक है। जैसे हमने लिखा है यहाँ पर CHR, और यदि मैंने यहाँ पर लिख दिया 48, सॉरी लिख दिया 0, ये क्या देगा, करेक्टर देगा, तो उसमें नंबर पास करना पड़ेगा। हाँ, तुमने 48 लिख दिया, तो 48 नंबर है, आस्की कोड है, तो उसकी करस्पॉन्डिंग करेक्टर आ जाएगा। क्या करेक्टर होता है, 0 करेक्टर होता है, यस। 0 1 2 3 4 स्टार हैच स्लैश डबल कोड सिंगल, इनका सबका करेक्टर कोड होता है एक, ठीक है। तो 48 इसी का है, देखो 0 आ रहा है सिंगल कोड में। ऐसे ही मैं बताऊं तो यहाँ पर जो 64 होता है, 64 जो नंबर है उसके करस्पॉन्डिंग करेक्टर होता है @ तो लेट्स सी, यही बात है। तो फिर और आगे आगे यहाँ पर आएंगे अपने PDF में, तो यहाँ पर आ रखा है CHR, फिर रखा है बिन क्या करेगा, बाइनरी, किसी नंबर की बाइनरी बता देगा। फिर ऑक्ट क्या करेगा, ऑक्ट बता देगा। हेक्स क्या करेगा, हेक्सा बता देगा। और इंट क्या करेगा, वापस इंटीजर में या डेसिमल में बता देगा, ठीक है। ID में 5 मिनट लगेंगे समझाने में, तो वो मैं कल बता दूंगा, बाकी मैं बाकी चला के दिखा देता हूँ, ठीक है। तो प्रोग्राम फिर ज़्यादा आगे भी बन सकते हैं, ठीक है। तो मैं सेल पर आता हूँ, सेल में मैंने लिखा बिन, और बिन में मैंने पास किया सपोज 16, सॉरी 10 पास कर दिया, इसी को देख लेते हैं। इसमें आ रहा है 0B1010, 0B प्रीफिक्स है जो बताता है बाइनरी। ऐसे दिन ऑक्ट लिखा, OCT ऑक्ट, तो यहाँ पर 0O प्रीफिक्स है और 12 ऑक्टल है। और ऐसे ही लास्ट हेक्स में पास किया 10, तो उसका 0x हेक्सा का प्रीफिक्स है, और ए उसका जो हेक्साडेसिमल नंबर है वो आ गया। कल हम कुछ प्रोग्राम पर डिस्कस करेंगे और जो ID है इस बात को प्रॉपर एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है, कि जो ID है वो क्या होती है। तो उसी तरह हम थोड़ा PPT पर बताएंगे कि वो ID का यहाँ पर क्या मतलब होता है। तो देखो ज़रा, जब भी हम अपना प्रोग्राम को रन करते हैं, जो भी सारे सॉफ्टवेयर होते हैं वो हमेशा रैम में लोड होते हैं, ठीक है, उसके बाद वो रन होते हैं। तो मान लो कि हमारी जो पूरी जो दिख रहा है स्पेस, ये पूरा रैम है, और इसमें हमारे जो प्रोग्राम जो हम लोड करेंगे, ठीक है, उसको जो मेमोरी मिलेगी वो ये वाली है, ठीक है। सपोज मेरी फाइल का नाम है myfile.py। अब जो पूरे हमारे प्रोग्राम को मेमोरी मिलती है उसको 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, ठीक है। इसको बोलते हैं नेम स्पेस, और इसको बोलते हैं हीप स्पेस, ठीक है। जब कोडिंग करते हो a = 5, तो असल में टेक्निकली बैकग्राउंड में यहाँ पर मेमोरी ब्लॉक बनता है, और यहाँ पर उसकी जो वैल्यू है जो वो 5 यहाँ पर आ जाती है, और उसका एक रैंडम नंबर जनरेट हो जाता है, ठीक है, कोई भी नंबर जनरेट हो जाता है। और फिर यहाँ पर एक मेमोरी ब्लॉक बनता है, और उसका नाम होता है a, और वो जो नंबर जनरेट हुआ है वो यहाँ पर स्टोर हो जाता है पूरा। तो जब मैं लिखता हूँ ना प्रिंट a, तो असल में देखा जाए तो a की वैल्यू ना प्रिंट होकर के a जिसको पॉइंट कर रहा होता है, जिसको रेफर कर रहा होता है, जिसका एड्रेस कंटेन कर रहा होता है, उसकी वैल्यू को प्रिंट करता है, ठीक है। तुम्हें याद होगा मैंने बताया था कि यहाँ पर जो वेरिएबल्स हैं वो ऑब्जेक्ट हैं, और जो डेटा टाइप हैं वो क्लासेस हैं। तो असल में जो हमने ये बनाया है मेमोरी ब्लॉक, ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और वेरिएबल तो ये है। इस वेरिएबल का जो असल में डेटा है वो क्या है, इस ऑब्जेक्ट का एड्रेस या ID। तो यहाँ पर जो a है वो एक तरीके से रेफरेंस वेरिएबल बोला जाता है, जो रेफर कर रहा होता है। टेक्निकली करेक्ट बोले तो a जो है वो रेफरेंस वेरिएबल का काम करता है, वो उस डेटा को, उस मेमोरी लोकेशन को रेफर करता है जिसमें डेटा वो होता है, ठीक है। तो ये जो है ये है ID, इसी को ID बोलते हैं। लेट्स सी ये ID कैसे हम प्रिंट कैसे करेंगे, कैसे हम पता करेंगे। तो हम यहाँ पर इसको हटाते हैं कीप, और अच्छा हो देते हैं। तो यहाँ पर आते हैं सेल में, तो हमने जैसे यहाँ पर वेरिएबल बनाया a = 5, a = 5 और एंटर किया। मैं सेल पर कोडिंग कर सकता हूँ, ठीक है, सिंगल लाइन चला के दे सकता हूँ। अब यदि मैं यहाँ पर ID ऑफ a करूँ तो यहाँ पर क्या होगा, उस मेमोरी ब्लॉक का ID एड्रेस आ जाएगा जहाँ पर 5 स्टोर है, ठीक है, हीप स्पेस में।
और देखा जाए टेक्निकली जो ए को यदि मैं रेफरेंस वेरिएबल बोलूँ तो ए की वैल्यू ये है पूरी, ठीक है। बट हम जब ए की वैल्यू प्रिंट करते हैं तो 5 प्रिंट होती है, जो कि उस ऑब्जेक्ट या मेमोरी लोकेशन पर जो वैल्यू होती है उसको प्रिंट करते हैं, ठीक है। तो ये बिहाइंड द सीन है रेफरेंस वेरिएबल का कॉन्सेप्ट जो है ये वाला। खैर, तो आईडी यही होती है और इसका फंक्शन होता है आईडी। सिंपली आईडी में वेरिएबल का नाम पास कर देंगे तो हमें आईडी पता चल जाएगी। एक और यहाँ पर देखते हैं, एक मैंने बी बराबर बनाया 5, ठीक है, बी बराबर बनाया 5 और मैंने एंटर किया। अब मैं आईडी ऑफ बी की चेक करूँ तो देखो यहाँ पर क्या आता है, यहाँ पर सेम आईडी आ रही है। इट मीन्स मेमोरी ब्लॉक दूसरा नहीं बना, वेरिएबल रेफरेंस वाले दूसरा बन गया, और जो उसमें एड्रेस है वो उसी मेमोरी ब्लॉक का है। सेम मेमोरी ब्लॉक को दो वेरिएबल पॉइंट कर रहे हैं। रीजन, क्योंकि दोनों मेमोरी ब्लॉक में जो डेटा है हमारा वो 5 ही है, ए में भी और बी में भी, इसी वजह से दूसरा मेमोरी ब्लॉक बना ही नहीं, ठीक है। वहीं यदि यहाँ पर मैं ए बराबर 54.6 लिखता और बी बराबर 54.6 लिखता, फ्लोट लिखता। अब यदि मैं यहाँ पर चेक करूँ आईडी ऑफ ए और यहाँ पर आईडी ऑफ बी, ठीक है, तो इन दोनों की आईडी जो है यहाँ पर ये भी सेम आ रही है, फ्लोट वैली चेंज है ना, हाँ लास्ट में चेंज है। तो यहाँ पर हाँ, तो इंटीजर के लिए जो आईडी होती है वो सेम होती हैं, क्योंकि मेमोरी ब्लॉक दूसरा बनता ही नहीं है, फ्लोट में बन जाता है। एक और जानकारी जो आगे काम आएगी, अभी तो नहीं आएगी, अभी तो बस इतना बताता आईडी होती क्या है। अब जब भी हम बोलेंगे ए बराबर 5 तो हम समझाने में ऐसे लिखेंगे कि ए बना दिया, ब्लॉक में 5 लिख दिया, बट टेक्निकली ऐसा होता है, वो हमने आपको बता दिया है आईडी क्या होती है। तो कल हमारा टॉपिक चल रहा था कि कुछ प्री डिफाइंड फंक्शन तुमको समझाने थे। एक टाइप फंक्शन होता है जो हमें डेटा का टाइप बताता है, एक आईडी फंक्शन होता है जो आईडी बताता है, और आईडी क्या होती है वो समझाने के लिए मैंने पूरा डायग्राम बताया कि आईडी का मतलब क्या है। वो एड्रेस, वो मेमोरी ब्लॉक का एड्रेस जहाँ पर डेटा स्टोर होता है ये वो आईडी है। फिर ओ फंक्शन का बताया था हमने, ओ क्या करता है, ओ किसी भी कैरेक्टर का जो आस्की कोड होता है वो दे देता है, और CHR अपोजिट कोई आस्की कोड का कैरेक्टर दे देता है, और बिन क्या करता है, बाइनरी नंबर दे देता है, ऑक्ट नंबर देता है, हेक्सा नंबर देता है, और इंट वापस इंटीजर नंबर देता है, ठीक है। तो इनको हमने कल चला के दिखाया था। जैसे यदि हमने किसी भी उसका नंबर का बाइनरी निकाला है तो हमने यहाँ पर लिख दिया 45, तो यहाँ पर ये बाइनरी नंबर आ गया। जब यहाँ पर हम इंटीजर लिखेंगे, जब इसे डेसिमल कन्वर्ट करना होगा तो हमें पूरा लिखना पड़ेगा सफिक्स के साथ में 0b क्या है ये बताता है, बाइनरी है। ऑक्टल के लिए 0o, हेक्सा के लिए 0x, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 0b 101101 ऐसा लिखेंगे, तब यहाँ पर डेसिमल नंबर आएगा, ठीक है। यदि हम केवल 101101 लिख देते तो उसे वो डेसिमल ही ट्रीट करता, बाइनरी ट्रीट ही नहीं करता, ठीक है। तो जो लिखेंगे वही आ जाता वापस। और तुम्हें पता है इंट एक प्री डिफाइंड फंक्शन है जो किसी भी वैलिड डेटा को इंटीजर में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। कल हमने इसका यूज किया था। यदि हमने इंट में कोई str पास कर दिया है लाइक 45, तो इसे कन्वर्ट कर देगा इंटीजर में। इसी इंट में यदि हमने कोई डेसिमल पास कर दिया है 4.5, तो इसे कन्वर्ट कर देगा इंटीजर में। तो डेसिमल पास कर दो, str पास कर दो, ठीक है। डेसिमल बोलना है, इसको फ्लोट बोलते हैं एक्चुअली पाइथन में, फ्लोट वैल्यू पास कर दोगे, ठीक है। या कोई बाइनरी पास कर दोगे, ऑक्टल पास कर दोगे, हेक्सा पास कर दोगे, किसी भी वैलिड डेटा को पास कर दोगे जो पॉसिबल है इंटीजर में कन्वर्ट होना, वो कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। वहीं थी तुमने यहाँ पर नाम को कन्वर्ट करने की कोशिश की, ठीक है। सपोज मैंने हरदोई इसमें पास कर दिया तो एरर आ जाएगी, इनवैलिड एरर आ रही है फॉर इंटीजर इंट विद बेस 10 हरदोई, ठीक है। तो चूंकि स्ट्रिंग है ये कन्वर्ट नहीं हो सकती है, इसलिए यहाँ पर एरर आ रही है। खैर, अब यहाँ पर बात करते हैं जो क्वेश्चन नंबर 14 है जो नहीं हो रहा तुमसे, तो देखते हैं 14 में क्या पूछा जा रहा है। 11 12 14 कह रहा है कि क्रिएट अ 5 वेरिएबल, 5 वेरिएबल बनाना है इन अ पाइथन, असाइन वैल्यू ऑफ अ डिफरेंट डेटा टू देम, पांचों वेरिएबल में अलग अलग वेरिएबल जो है अलग डेटा तुम्हें इसमें असाइन करना है, कॉपी करना है। नाउ प्रिंट द वेरिएबल वैल्यू, इट्स टाइप एंड इट्स आईडी, ठीक है। ये तीनों बातें बतानी है। तो आते हैं अपने सेल पर और सेल में फाइल पर क्लिक करेंगे, ओपन पर क्लिक करेंगे, और फिर ओपन के बाद जो हमारी फाइल है इसको ओपन कर लेंगे। फाइल को ओपन करने का कल हमने एक तरीका बताया था कमांड प्रॉम्प्ट से, ठीक है। तो कमांड प्रॉम्प्ट से भी ओपन करके रन कर सकते हैं, ठीक है, वो वीडियो में है, देख लेना। खैर, अब यहाँ पर आते हैं कि वेरिएबल आने हैं 5, तो अलग डेटा यहाँ पर असाइन करते हैं। सपोज यहाँ पर 45 एक इंटीजर ले लिया, फिर बी यहाँ ले लेते हैं, एक फ्लोट ले लेते हैं 40.5.78, एक सी ले लेते हैं कॉम्प्लेक्स, ठीक है, 4 प्लस लाइक 7j। कॉम्प्लेक्स नंबर कैसा होता है, रियल नंबर और इमेजरी नंबर का कॉम्बिनेशन, ठीक है। फिर यहाँ पर एक डी ले लेते हैं, TRU ट्रू,
और टी कैपिटल ही होना चाहिए, ठीक है, तभी ये ट्रू आएगा। ना मानो यहाँ पर वैसे स्मॉल करके देखो तो यहाँ पर नहीं आ रहा है, वो हाईलाइट नहीं कर रहा है और वो बोल्ड डेटा है भी नहीं, ठीक है, तो ट्रू यहाँ पर लिखा जाएगा जब जावास्क्रिप्ट में स्मॉल होता है, ठीक है। फिर आते हैं यहाँ पर ई ले लेते हैं और ई में कोई स्ट्रिंग लेते हैं, सपोज यहाँ पर हर दो ले लेते हैं। इस तरीके से हमने यहाँ पर 5 अलग अलग टाइप के डेटा टाइप के वेरिएबल बना लिए हैं। अब इन पांचों टाइप के वेरिएबल का तुम्हें टाइप बताना है, वैल्यू बता दो और उसकी जो आईडी है वो भी बता दो। तो कैसे बताओगे, यहाँ पर लिखते हैं प्रिंट ए लिखेंगे तो वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, कॉमा आईडी लिखेंगे तो उसकी आईडी प्रिंट हो जाएगी और कॉमा टाइप लिखेंगे तो यहाँ पर उसका टाइप प्रिंट हो जाएगा। सेम तरीके से यही प्रिंट को 5 बार लिख देना है, तो हर बार ये ऐसा ही कंट्रोल सी और फिर यहाँ पर कंट्रोल बी कंट्रोल बी कंट्रोल बी और यहाँ पर 5 बार, और बाकी वही है, डेटा चेंज कर दो, यहाँ पर बी कर दो, यहाँ पर सी कर दो और यहाँ पर डी कर दो, यहाँ पर ई कर दो। इस तरीके से वापस ए, अच्छा ये तो ए रहेगा, यहाँ पर बी और यहाँ पर भी बी रहेगा और फिर यहाँ पर सी और ये वाला सी रहेगा, फिर यहाँ पर डी और यहाँ पर डी हो जाएगा, यहाँ पर ई और फिर यहाँ पर ई हो जाएगा। कंट्रोल एस करते हैं, बार बार फाइल को सेव करना पड़ेगा जब भी रन करेंगे या कुछ एडिट करते हैं। फिर जब F5 करेंगे यहाँ पर तो उसका रिजल्ट देखेंगे तो 45 नंबर है, उसका आईडी आ रहा है और क्लास इंट आ रही है। फिर वैसे ही फ्लोट आ रही है, कॉम्प्लेक्स आ रही है, बूल आ रही है, एसटी आ रही है। हर एक वेरिएबल का जो डेटा टाइप है वो आ रहा है, उसकी जो आईडी है वो आ रही है, उसका नंबर है वो आ रहा है, ठीक है। बाकी आउटपुट में थोड़ा सा और फॉर्मेट कर सकते हो अच्छे से कि वैल्यू ऑफ ए इज, ठीक है, एंड आईडी ऑफ दिस वेरिएबल, ठीक है, आईडी ऑफ ए इज, टाइप ऑफ ए इज, ऐसा मैसेज के साथ थोड़ा और अच्छे से आउटपुट दो, ठीक है। तो ये तुम्हारा हो गया 14 क्वेश्चन। अब आते हैं यहाँ पर 11 12 तक तो सभी के हो गए हैं, ठीक है। 13 में क्या है, 13 में देखना क्या है कि एक ऐसा प्रोग्राम बनाना है जिसमें 2 वेरिएबल बनाने हैं। वो या तो str ले लो दोनों वेरिएबल को, या तो दोनों इंटीजर ले लो, इंट ले लो, या दोनों फ्लोट ले लो, फिर उनकी आईडी कंपेयर करो। याद है जब मैंने आईडी पढ़ाया था तो मैंने सेल पर इसीलिए बताया था कि देखो कंपेयर करो, इंट की आईडी सेम आ रही है, फ्लोट की अलग आ रही है, str की चेक करना कैसी आ रही है, ठीक है। और इस पर MCQs बनते हैं, ठीक है, इनकी आईडी के बारे में, किसकी सेम रहती है किसकी नहीं होती है, और थोड़ा ऑपरेटर में भी इसका यूज होता है, वो अभी आगे देखेंगे। खैर 14 बता दिया। 15 में क्या है, राइट अ पाइथन प्रोग्राम कन्वर्ट एंड प्रिंट अ नंबर इनटू str टाइप। हमें एक ऐसा प्रोग्राम बनाना है जिसमें यूजर से एक नंबर लेना है और या यूजर से ना भी लो, हार्ड कोड वैल्यू दे दो, कोड इनपुट वैल्यू दे दो, बट उसे कन्वर्ट करना है str में। तो str में कोई वैल्यू कन्वर्ट करनी है, कैसे कन्वर्ट करेंगे, str में वैल्यू कन्वर्ट करनी है, कैसे कन्वर्ट करेंगे, str के अंदर जो वैल्यू पास कर देंगे स्ट्रिंग हो जाएगी। जैसे अभी मैंने इंट में पास किया तो इंट हो गया, ठीक है। और यदि मैं इसको हटा दूं और मैंने डायरेक्ट ऐसे रन कर दिया तो केवल जो सेल हमारी रन हो जाएगी, एटलीस्ट हटाना पड़ेगा, कंट्रोल एस, और ब्लैंक सेल आ जाएगी। यदि मैं यहाँ पर कोई नंबर है जैसे है ए बराबर 45 है, तो ए कैसा है, ए का टाइप चेक कर लो, TYP टाइप ऑफ ए, ये कैसा है, इंट है, इसको str में कन्वर्ट करना है तो बी में चलो स्टोर कर लेते हैं, कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे, str में पास कर देंगे। अब यदि हम बी का टाइप चेक करेंगे तो क्या आ जाएगा, ठीक है, str आ जाएगा। और वहीं यदि मैं फ्लोट में कन्वर्ट करना होता तो फ्लोट में पास कर देते हैं। तो एक्चुअली इस क्वेश्चन का पर्पज यही है कि तुम्हें कन्वर्ट करना समझ में आता है कि नहीं आता है, कि आपस में कैसे कन्वर्ट करते हैं। जिस भी डेटा टाइप में कन्वर्ट करना होगा, जो मैं चाहिए होगा डिजायर डेटा टाइप, उसमें उस पर पास कर देंगे, ठीक है, str, इंट, फ्लोट, कॉम्प्लेक्स वगैरह वगैरह। अगला है राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट कैरेक्टर एंड इट्स यूनिकोड। तो कोड प्रिंट कर लोगे, ठीक है। कौन सा फंक्शन होता है कोड प्रिंट करने का, ORD, ठीक है, नहीं केवल कोड प्रिंट करना है इसमें, यूनिकोड, ठीक है। फिर आता है अगला टू प्रिंट ऑल द कीवर्ड, राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू प्रिंट ऑल द कीवर्ड। अब ये कीवर्ड कैसे प्रिंट होते हैं, ठीक है, तो लेट अस सी। हम आते हैं यहाँ पर सेल में दिखा देते हैं। सेल में देखना कि हमने बताया था जो जो ये जो आ रहे हैं, ठीक है, एंगुलर ब्रैकेट बोल सकते हो, या तुम इनको क्या बोलोगे, ग्रेटर देन बोल सकते हो, ठीक है, बट ब्रैकेट बोलो, एक्चुअली यहाँ पर ग्रेटर देन जैसा मतलब नहीं है, एंगुलर ब्रैकेट या स्ट्रिंग प्रॉम्प्ट बोलते हैं टेक्निकली, यदि पाइथन की बात करें स्ट्रिंग प्रॉम्प्ट बोलते हैं। तुम क्या करो, यहाँ पर एक हेल्प फंक्शन है, इसको कॉल कर दो, ठीक है, इसको कॉल कर दो। अब देखना ये हेल्प मोड फंक्शन ऑन हो गया है। अब तुम पाइथन संबंधित यहाँ पर कुछ भी पूछ सकते हो, वो बता देगा। सपोज मैंने कहा यहाँ पर कीवर्ड जो है वो प्रिंट कर दो, कीवर्ड्स, एंटर कर दिया, देखो यहाँ पर सारे कीवर्ड आ गया। हियर इज द लिस्ट ऑफ पाइथन कीवर्ड, प्रिंट एनी कीवर्ड टू गेट मोर हेल्प, ठीक। और उसके बारे में जानना हो तो यहाँ पर प्रिंट कर सकते हो।
तो कीवर्ड की लिस्ट आ गई, फॉल्स, नन, ट्रू एंड एज, असर्ट। ठीक है, ये कीवर्ड लगभग पता होने चाहिए कौन से होते हैं, क्योंकि एक क्वेश्चन बनता है पाइथन का कि इनमें से पहचानो कौन सा है कीवर्ड, मतलब 4 ऑप्शन में से एबीसीडी में से, या कौन सा नहीं है, जो भी पूछे तुम्हें। तो आधे कीवर्ड तो यूज ही कर लोगे, उसी टाइम याद हो जाएंगे, बार बार यूज करोगे। बाकी कुछ कई बार असर्ट है, एसिंक है, अवेट है, ये यूज नहीं करते हैं, तो फिर उन्हें ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, इस तरीके से कीवर्ड प्रिंट हो जाएंगे। फिर आता है यहाँ पर नेक्स्ट है कि राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट एनी नंबर एंड इट्स बाइनरी इक्विवेलेंट। तो यूजर द्वारा इनपुट करा लोगे और उसका बाइनरी में कन्वर्जन हो जाएगा, और सेम अगला ऑक्टल में कन्वर्ट हो जाएगा, और लास्ट वाला हेक्सा में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो देखा जाए जो ऊपर के जो फर्स्ट 20 क्वेश्चंस हैं चैप्टर 1 के, इनमें तो प्री डिफाइंड फंक्शन ही है मोस्टली, या लॉजिक जो है मैथ में ही रेडीमेड मिल जाते हैं, एरिया है, सरकमफेरेंस है, एवरेज है, एसआई है, सारा कुछ। तो चैप्टर 1 का एकमात्र पर्पज है कि तुम्हें इनपुट आउटपुट करना और कन्वर्जन करना, ये आना चाहिए। बाकी लॉजिक तो मैथ ही दे देती है, स्वैपिंग में थोड़ा सोचना होता है, और उसमें भी तुम पढ़ते हुए आ रहे हो जावास्क्रिप्ट में, तो लॉजिक तो वो भी पता है। बाकी टाइप फंक्शन है, आईडी फंक्शन है, ठीक है, जो तुम्हारा ओ आर डी है, सी एच आर है, बेसिक इनपुट आउटपुट बेसिकली चैप्टर 1 का पर्पज था, उसी पर बेस्ड ये 20 क्वेश्चन है। ठीक है, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो क्वेश्चन और टफ होते जाएंगे, और वहाँ पर लॉजिक बिल्डिंग होगी। फिलहाल चैप्टर 1 में तो कुछ लॉजिक बिल्डिंग नाम से है नहीं, केवल तुम्हें जो तुमने पढ़ा था जावास्क्रिप्ट में वो माइंडसेट चाहिए है लॉजिक बिल्डिंग वाला, और बाकी पाइथन में लिखना है इनको। ठीक है, इनपुट आउटपुट। तो फिर चैप्टर 1 कंप्लीट होता है।